नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो जो भी सक्सेस जो जीवन में मिलनी चाहिए, वो किसका नतीजा है? वो जो छोटे छोटे एफर्ट्स उसके लिए हम करते रहते हैं डेली, तो उसी के चलते हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे जो हमारा गोल है, जो टारगेट, वहां तक पहुंच पाएंगे। तो बिना एफर्ट्स के काम नहीं बनेगा, बिना एफर्ट्स के बात नहीं बनेगी। एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन वो एफर्ट्स इस तरीके के होने चाहिए कि आपके गोल ओरिएंटेड हो। ओके, कि मतलब कि गोल अचीव हो जाए, इस तरीके के एफर्ट हो। ओके, फेलियर होता है, बार बार फेलियर होता है, लेकिन एफर्ट्स करते ही रहना है। ओके, तो ये बात कही गई है रॉबर्ट कॉलर के द्वारा। तो ये भी ना एक ऑथर है। तो ये अमेरिकन बुक ऑथर है। तो काफी सारी किताबों किताबों को इन्होंने यहाँ पर, इनका संग्रह है किताबों का, ओके, इनके पास। तो इनकी फैमिली मतलब राइटिंग करती आई है, ओके, मतलब लिखती ही आई है, लेखन ही करती आई है। तो अमेरिका में इनका एक अलग से यहाँ पर इनकी पहचान है। अगर हम जब भी बात करेंगे बुक राइटिंग के बारे में, ओके, तो उन्हीं के द्वारा ये बात कही गई है कि एफर्ट्स एफर्ट्स छोटे छोटे एफर्ट्स जब हम करते हैं, तब जाकर बात बनती है। तो छोटी छोटी स्टोरीज जब लिखता है कोई भी ऑथर, कोई भी राइटर, तब जाकर एक नॉवल बनता है, तब जाकर एक बड़ी किताब बनती है। ओके, तो किताब तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये आपने सिर्फ एक पेज लिखा है, तो उस एक पेज को आगे किताब में कन्वर्ट करना कोई इतना सिंपल काम नहीं होता है। काफी बड़ी बात होती है जब आप एक किताब लिखते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज का इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर। तो ये है आज का एडिटोरियल पेज। कुल मिलाकर यहाँ पर 5 एडिटोरियल्स आज आए हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। तो इसके बारे में मैं यहीं पर जस्ट दूंगा। तो एडिटोरियल नंबर 1 में बात कर रहे हैं टोटल लॉकडाउन, द लास्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑथर यहाँ पर बात करें कि अगर टोटल लॉकडाउन लगा देना है पूरी तरीके से, जैसे कि पहले लगा था मार्च 2020 में, तो तब तो पूरे भारत में लगा था। तो अभी पूरे भारत में लॉकडाउन लगाने की बात नहीं चल रही, अभी महाराष्ट्र की बात चल रही है। तो महाराष्ट्र सरकार जो है ना, वो संकेत दे रही है कि वो फुल लॉकडाउन लगा देगी महाराष्ट्र में। ओके, तो अभी ऑथर ये बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में कि इसको लास्ट ऑप्शन रखो, ये लास्ट ऑप्शन रखो, लेकिन पहले क्या करना है? पहले कोशिश करो कि यहाँ पर इस लॉकडाउन की प्रोविजन से हम बचें। ओके, तो जहां तक हम यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो वो फिर भी ठीक है। ओके, तो इसी तरीके की ही यहाँ पर ट्रेंडिंग लेके आगे बढ़ो। फुल लॉकडाउन जो है उससे अभी परहेज रखा जाए। तो उसके बारे में यहाँ पर अच्छे से चर्चा यहाँ पर इस आर्टिकल में कर रहे हैं। तो अभी और भी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन जो है ना, तो इनकी यहाँ पर बढ़ोतरी कर दो, जो कंटेनमेंट जोन आप बना रहे हो। ओके, तो इसी तरीके से जो टेस्टिंग है, कोविड 19 की टेस्टिंग है, उसको बढ़ाइए, जो कि पता चलता रहे कि कितने लोग जो है अभी तक शिकार हो चुके हैं कोविड 19 के एक्चुअल मायने में। ओके, तो एक्चुअल रिपोर्ट आपके पास रहेगी। और टेस्टिंग यहाँ पर बढ़ाने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी बढ़ाएं। ओके, वैक्सीनेशन का दायरा भी जो है ना यहाँ पर बढ़ाना होगा। तभी जो है सही तरीके से हम यहाँ पर ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी, अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी डाउन होती है तो काफी बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट पड़ता है भारत की जीडीपी के ऊपर। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जीडीपी निकल कर आती है भारत की इकोनॉमी की, वो महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य से ही निकल कर आती है। क्योंकि इस राज्य में बहुत बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल हब्स बनी हुई हैं। अगर मैं पुणे की बात कर लूँ, अगर मैं मुंबई की बात कर लूँ, ओके, थाने की बात कर लूँ, तो बहुत सारे ऐसे और भी शहर हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर कोई किसी तरीके का लॉकडाउन लगता है तो इम्पैक्ट पड़ता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर। तो इस यहाँ पर इसी की चर्चा के चलते यहाँ पर बात करें कि अभी जो रेट निकल कर आया है ना, कि कितने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुई है लॉकडाउन महाराष्ट्र में, तो वो भी बहुत कम है। ओके, जो टेस्टिंग की बात करें तो वो भी बहुत कम है। तो पहले तो उनके ऊपर फोकस करें। ओके, तो जो ये लॉकडाउन है ना, तो इससे परहेज करना है, क्योंकि इससे पहले भी इकोनॉमी को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन हम लगा देंगे, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत रहते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स मतलब कि लोगों का लिवलीहुड चला जाता है। जीवन शैली जो है, मतलब जीवन जीना है, कमाना है तो खाएंगे, ठीक है, वो चीज ही चली जाती है। जब लॉकडाउन लग जाएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, तो घर पे बैठे रहेंगे लोग, तो कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो लॉकडाउन लगाना एक बहुत ही टफ मेजर है आज की डेट में, जबकि हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को। तो ये इसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा ये जस्ट था, जो कि आप इस आर्टिकल में दिया गया है ऑथर के द्वारा। ओके, उसके बाद है एडिटोरियल नंबर 2।
ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है जो आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, जो वर्क फ्रॉम होम होम वाला, अभी रिमोट एरिया से जो लोग काम काम कर रहे हैं, तो इसी के बारे में आप इस आर्टिकल में चर्चा की गई। क्या स्कोप रहेगा आने वाले समय में, जिसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर ये वाला जो एडिटोरियल है, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल नंबर 5 के तौर पर। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ऑडिट ट्रायल है, मतलब जो ऑडिट होता है ना, जैसे अकाउंटेंट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर ले, तो ऑडिट कितना वाजिब होना चाहिए, मतलब कितनी बड़ी चीज है ऑडिट। ओके, तो इसी के ऊपर ना अच्छे से डिटेलिंग दी हुई है यहाँ पर ऑडिट के रिगार्डिंग, ऑडिट ट्रायल के रिगार्डिंग। तो उसको भी हम चर्चा करेंगे अच्छे से। इसके बाद जो ये वाला आर्टिकल है, तो तीसरे नंबर पर इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हाल ही में परीक्षा पे चर्चा की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि अभी एग्जामिनेशन आ रहे हैं बच्चों के। तो बच्चे जो है ज्यादातर स्ट्रेस पे चले जाते हैं जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब प्रेपरेशन कर रहे होते हैं अपने एग्जाम्स की। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी टेक्निक्स बताई, तो कैसे आप जो है स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हो। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की गई है कि बच्चे ना, कोई एक तरह का बच्चा नहीं होता है, बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चे जो है मेंटली फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन कुछ डिसेबल्ड होते हैं, मतलब कुछ अनफिट रहते हैं मेंटली भी और फिजिकली भी। उनके ऊपर कैसे अप्रोच लगाए। ओके, तो उसी के चर्चे में यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो उसी उसी चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं। और ये वाला जो आर्टिकल है एलिफेंट्स इन द क्लाइमेट रूम, तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के बारे में चर्चा की गई है, क्लाइमेट चेंज के बारे में चर्चा की गई है, किस तरीके से हम आगे बढ़े। काफी बढ़िया आर्टिकल है ये भी। तो कुल मिलाकर ये पांचों आर्टिकल्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक हमने कर लिया है, पहले नंबर वाला। शुरुआत अभी करेंगे एडिटोरियल नंबर 2 से। तो लेक्चर शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वहां पर डेली बेसिस पे पीडीएफ अवेलेबल होता है। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है बेल आइकन दबाने के बाद भी, तो इस तरीके से भी आप रोज कर सकते हो। द इकोनॉमिस्ट वाला टैब ओपन करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं, लेटेस्ट वीडियो जो पड़ी होगी, तो वही यहाँ पर डेट पड़ी होगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो इकोनॉमिक टाइम एडिटोरियल की जो वीडियो है वो आ चुकी है। तो ये लेक्चर जो है डेली बेसिस पे आता है, एक बात याद रखें। तो इस एडिटोरियल में बात कर रहे हैं कि इफ इट्स रिमोट वर्क, डू इट फ्रॉम इंडिया। तो रिमोट वर्क की अगर बात करें, रिमोट वर्क मतलब कि किसी दूरी से काम करना। अगर कोई ऑफिस जो है सपोज करो किसी बड़े शहर में, लेकिन आप बड़े शहर से काम नहीं करोगे, आप अपने ही शहर से काम कर लो, या फिर और छोटे से छोटा कोई गांव है वहां से काम कर लो। कि रिमोट वर्क इसको बोलते हैं, रिमोट एरिया इसको बोलते हैं, जहां पर कि आमतौर पर अप्रोच करना आपके क्लाइंट्स के लिए आसान नहीं रहेगा। तो ऐसे एरिया से आप जो है काम कर रहे हो, सर्व कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को। तो अभी इसी के चलते स्टार्टिंग में बात करेंगे, कोविड 19 के चलते अभी दोबारा से यहाँ पर ना रीलोकेशन हो रही है लोगों में। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर जो बड़े शहरों से लोग जो है छोटे शहरों के और जा रहे हैं, खासतौर पर अगर हम यूएस की बात करें तो। ओके, तो यहाँ पर रीलोकेशन कहने का मतलब यही है कि अभी पैंडेमिक के चलते कोई बाहर तो निकल नहीं रहा। अगर अपने क्लाइंट्स के साथ भी अगर यहाँ पर टाइप रखना है, तो जहां पर भी वो रह रहा है, अगर छोटे शहर में रह रहा है तो छोटे शहर से भी वहां पर वो ऑपरेट कर रहा है। तो लेकिन पहले क्या था, पहले ऐसा था पैंडेमिक के पहले कि जहां पर ऑफिस है, जहां पर हेडक्वार्टर है, वहां पर जाना है। तो वो ज्यादातर कहाँ पर रहते हैं, बड़े शहरों में। इंडिया की भी बात कर लूँ तो इंडिया में मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ओके, गुड़गांव हो गया, तो ये सभी के सभी आईटी हब्स जैसे हो गया, जैसे बेंगलुरु हो गया, तो ये आईटी हब है। ओके, तो मोहाली हो गया, तो ये सभी के सभी आईटी हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हब्स है ये भारत में। ओके, तो बिल्कुल आगे यहाँ पर यूएस की बात करें कि यूएस में भी ऐसा सिनेरियो हो चुका है, तो पैंडेमिक के चलते। तो यहाँ पर एक बेस्ट प्रैक्टिस अभी जो है ना होनी शुरू हो चुकी है। तो लोग जो है रिमोट एरिया से काम कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में। तो पहले ऐसा सोचना मुमकिन नहीं लगता था। पहले अगर हम ये सोचे पैंडेमिक से पहले कि ऐसा कोई रिमोट एरिया से काम करेगा, तो ये वाजिब नहीं लगता था। ओके, तो अभी इसी समय पर आगे भी बात कर रहे हैं कि कुछ कंपनीज ऐसा भी कर रही है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसा भी कर रही है कि जो स्ट्रगल कर रही है, मतलब किस कैसे काम करें, क्या रिमोट एरिया से ही काम करवाएं या फिर उनको वापस बुला लें। कुछ यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं। ओके, तो कुछ ने तो यहाँ पर अपने जो क्लाइंट्स हैं, सॉरी जो अपने एम्प्लॉयज है, तो उन्हीं को यहाँ पर जॉब से निकाल दिया। और इसके अलावा भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ना, जो खर्चा है उसमें कटिंग की जाए, खर्चा जो है कंपनी का उसमें कमी की जाए। तो अगर देखो, घर से भी काम चल रहा है, अगर रिमोट एरिया से भी काम चल रहा है, तो लोग घर बैठे भी अगर अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं,
तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तरीके से कंपनी को खर्चा उसका बचता ही है। अगर ऑफिस में आएंगे तो ऑफिस में जो है जितने भी यहाँ पर जो चीजें अवेलेबल होंगी उनको यूज करेंगे तो अलग से खर्चा बढ़ेगा। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात करेंगे इन सब चीजों को अगर कंबाइन कर लेना कि जो यहाँ पर अमेरिका में हालत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज की। ओके, तो उसी के चलते भारत जो है ना, भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर आईटी इनेबल सर्विस इंडस्ट्रीज है, तो वो फायदा उठा सकती है इस सिचुएशन का। ओके, तो चैलेंज यहाँ पर यही है कि क्रिएटिव एडवांटेज उठाएं ऐसी ओपनिंग्स का। ओके, तो अगर कोई कंपनी अपनी क्लाइंट्स को ऑफर नहीं कर पा रही है, यूएस में अच्छे तरीके से सर्विस नहीं दे पा रही है, तो इंडियन कंपनीज जो है ना वो आगे आ सकती हैं कि वो आगे आए और उन्हीं के जो क्लाइंट्स हैं, यूएस के जो क्लाइंट्स हैं, कंपनीज के क्लाइंट्स, उनको सर्व करें। ओके, तो रिमोट एरियाज की यहाँ पर बात करें कि जो घर घर पे भी अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो वहां पर अपनी अप्रोच हम दूर दूर तक रखें। इंडिया तक ही क्यों रखें, यूएस तक भी हम हमारी जो अप्रोच है वो बढ़े। तो इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि पैंडेमिक के चलते अभी जो सोसाइटल शिफ्ट है ना, किसकी और डिजिटाइजेशन की ओर, तो वो बढ़ता जा रहा है। मतलब डिजिटली लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट। ओके, तो अभी लोग इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं इन्हीं के ऊपर फोकस करें कि किसी तरीके से काम आसान हो जाए और जल्दी जो है ना हम जो भी सोल्यूशन चाहते हैं उसकी ओर आगे बढ़े। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, पूरे यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर अभी यही चीज हो रही है। ओके, तो पैंडेमिक के बाद में ये सिचुएशन में मतलब काफी बड़े पैमाने पर ये शिफ्ट जो है देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते आगे बात करें कि जो लार्ज इंडियन आईटी कंपनीज है, तो जैसे लार्ज इंडियन आईटी कंपनीज जैसे कौन कौन सी हो गया, फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया जिसको हम टीसीएस बोलते हैं। ओके, तो इसके अलावा इंफोसिस हो गया, इसके अलावा विप्रो हो गया। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं। ओके, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती हैं। तो अभी उनमें भी यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ जो है ना अभी देखने को मिली है काफी लंबे समय बाद। ओके, तो पैंडेमिक के बाद ये सिचुएशन उनकी बनी। तो यहाँ पर ज्यादातर जो लोग उनके काम कर रहे हैं वो वर्क फ्रॉम होम, ओके, मतलब घर से ही यहाँ पर ना काम कर रहे हैं और अब जितने भी ग्लोबल क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसी के चलते जैसे डिमांड जैसे बढ़ती जा रही है ना फ्रॉम द कस्टमर्स, फ्रॉम द क्लाइंट्स, उसी तरीके से यहाँ पर एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर निकल कर आ रहा है जो यहाँ पर रिमोट एरिया से जो हम काम कर रहे हैं कि जो यहाँ पर रिमोट एरिया से सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा रही है, खासतौर पर अगर हम टायर 2 सिटीज की बात करें। ओके, तो टीयर 2 सिटीज, टीयर 1 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, इन सबके बारे में मैंने पहले भी बताया है। ओके, तो कौन से शहरों को हम यहाँ पर टीयर 2 सिटीज का यहाँ पर टैग देते हैं। तो जब भी हम टीयर 1 सिटीज की बात करें तो वो शहर होते हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। टीयर 2 सिटीज हम उनको कैटेगरी में उनको रखते हैं जिनकी आबादी 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है। टीयर 3 सिटीज वो होते हैं जिनकी आबादी 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में है। और टीयर 4 सिटीज वो होती है जिनकी आबादी 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में। तो अभी ये 50,000 से 1 लाख के बीच में जो आबादी है उनको यहाँ पर टीयर 2 सिटीज हम कह रहे हैं। तो ज्यादातर यहीं से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, घर पर बैठ के ही लोग जो है यहाँ पर कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है वो काम कर रहे हैं। और इसी के चलते पिछले साल की एक रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है गोल्डमैन सैशेस के द्वारा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एंटिसिपेटेड थर्ड वेव ऑफ आउटसोर्सिंग। ओके, तो यहाँ पर अभी तीसरी वेव की बात करें तो पहली वेव कब आई थी, तो पहली वेव की बात कर रहे हैं आफ्टर द प्रीवियस वेव ऑफ 2000। ओके, तो सन 2000 1999 एंड 2000, तो उसके बीच में भी यहाँ पर ना इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। जब हम कहते थे कि एशियन क्राइसिस आया, मतलब एशियन क्राइसिस उस समय आया था। ओके, तो इकोनॉमी उस समय भी यहाँ पर खस्ता हालत हुई थी। उसके बाद 2008-9 में यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो उस समय भी इकोनॉमी की खस्ता हालत हुई थी। खास तौर पे अगर हम यूएस की बात करें तो 2008-9 में तो यूएस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और सन 2000 में जो एशियन इकोनॉमीज है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। ओके, तो अभी यहाँ पर तीसरी वेव की बात करें कि अभी जो ये 2020 में पेंडेमिक आया, तो उसके चलते यहाँ पर फिर दोबारा इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके चलते यहाँ पर जो नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी रोल्स है ना ग्लोबली वो बढ़ता जा रहा है। मतलब टेक्निक की यहाँ पर जो इस्तेमाल है ना वो लोग अभी उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इंडिया में भी यही चीज चल रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, तो काफी बड़े पैमाने पर जो है बेनिफिट दे रही है, खासतौर पर जो इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज है उनको। तो इसी के चलते यहाँ पर अभी ऑर्डर जो है ना, अभी हम कह सकते हैं कि द ऑर्डर बुक्स ऑफ इंडियन आईटी फर्म्स आर ओवरफ्लोइंग नाउ, मतलब कि जिस तरीके से अभी डिमांड बढ़ चुकी है ना, मतलब आईटी सेक्टर में, तो अभी ओवरफ्लो चल रहा है इनका।
जो ऑर्डर्स इनके पास आते हैं आईटी फर्म्स के पास कि आप हमारा काम करो, तो इस तरीके से ये ओवरफ्लो काम चल रहा है। तो ये सिचुएशन अभी बनी हुई है। और आखिर में यहाँ पर बात करें कि थैंक्स टू डिजिटाइजेशन, तो डिजिटाइजेशन है तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि ई कॉमर्स कंपनीज जो है जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो ये सभी जो है अच्छा काम कर रही हैं। ओके, तो ये इसके चलते डिजिटाइजेशन का यहाँ पर बहुत अहम रोल है। तो अगर बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की, तो इसको भी यहाँ पर तगड़ा हिट लगा है पैंडेमिक के चलते। तो यहाँ पर ज्यादातर पैंडेमिक ने वो सभी यहाँ पर एडवर्स इवेंट्स को यहाँ पर ना मटेरियलाइज कर दिया, जिसके तहत यहाँ पर जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपको प्रोटेक्शन देती है। ओके, तो जिसके चलते अच्छा खासा हिट इसको लगा है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को। और इसके अलावा बात करें कि ज्यादातर जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड एयरलाइंस है, मतलब कि जो अच्छे डेवलप्ड मुल्क हैं जैसे यूएस हो गया, यूके वगैरह हो गए, तो वहां पर भी जो इनकी एयरलाइन फ्लोट करती रही है, तो उसके पीछे जो उनकी यहाँ पर सरकारें हैं, उनका बहुत अहम रोल रहा है। मतलब वो एड दे रही है बिलियन और बिलियन डॉलर्स की यहाँ पर उनको, कि वो काम करती रहे। इसके अलावा ट्रैवल की बात करें या हॉस्पिटैलिटी की बात करें, तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है यहाँ पर जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह, हम होटल्स की बात करें तो यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज। ओके, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स वगैरह हो गए, जहाँ पर कि कोई भी टूरिस्ट जो है आकर ठहरता है। ओके, तो वहां पर हम यहाँ पर उनको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलते हैं, ध्यान रखें यहाँ पर। तो इन सब जगह यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी अभी इनको आगे बढ़ना है, तो ये सेक्टर अभी भी नहीं खुल पाए। ओके, तो ये तो तभी चलेंगे ना जब फिजिकली यहाँ पर अवेलेबिलिटी होगी क्लाइंट्स की। जब भी यहाँ पर टूरिस्ट जो है पहुंचेगा किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, ओके, ट्रैवल करेगा, तो ट्रैवल भी तभी करेगा जब अच्छे खासे तरीके से एयरलाइंस जो है उड़ना शुरू कर दें। जो फेयर वगैरह, जो किराया वगैरह है, वो भी सस्ता हो जाएगा, इतना महंगा नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अभी ये जो जितने भी फील्ड जिसकी हमने अभी बात की, इंश्योरेंस सेक्टर की, यहाँ पे ट्रैवल या हॉस्पिटैलिटी की, तो अभी ये भी चाह रहे हैं कि आगे निकले। ओके, तो यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर दिक्कतें इनको अभी भी हैं। ओके, तो लेकिन इसके अलावा बात करें कि पैंडेमिक ने मदद की है कि मतलब किस तरीके से जो हम काम को है ना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो डिजिटाइजेशन की बेसिकली बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उसके ऊपर फोकस किया, और यहाँ पर रिमोटली जो है काम किया जा रहा है। और यहाँ पर ज्यादातर ऑथर यही बात लास्ट में कर रहे हैं कि जो भी काम बाहर से मिल रहा है ना, तो रिमोट वर्क भी अगर करना है तो यहाँ पर इंडिया से ही वो काम हो। चाहे यूएसए को करके देना, चाहे यूके को करके देना, चाहे किसी भी कंट्री को हमने करके देना है। तो यहाँ पर पैंडेमिक के बाद यहाँ पर एक अच्छी जो चीज हमें देखने को मिल रही है वो यही है कि रिमोटली परफॉर्म कर रहे हैं हम, मतलब घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डोंट पुट वॉरियर्स फॉर लाइफ टू टेस्ट। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 7 अप्रैल को अभी ना परीक्षा पे चर्चा की है, तो बच्चों को बताया है कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। तो स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। तो वरियर की मतलब एज ए एग्जाम वरियर उनको यहाँ पर टैग किया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं भारत में उनको, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो अभी बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर अप्रैल 7 को, जब यहाँ पर पीएम की लाइव चैट स्टूडेंट्स के साथ हुई कि मतलब कैसे जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम दोगे, परीक्षा पे चर्चा यहाँ पर इसका टाइटल था। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि मुझे एक कोट याद आ रहा है, एक गुजराती आइकन का। यहाँ पर एक गुजराती पर्सनैलिटी थी उनका, तो जिसमें वो बात कर रहे हैं, रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन who you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be any use to him। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे लोगों का चेहरा रिकॉल करो जो आपको लग रहे हैं कि समाज में सबसे गरीब है, सबसे कमजोर है, यहाँ पर सबसे कमजोर आदमी जितने भी यहाँ पर लोगों को आप देख रहे हो। ओके, तो उनको आइडेंटिफाई करो जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, और अपने आप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछो, विचार करो कि आप जो है क्या करने जा रहे हो उनके लिए, जो कि मतलब आने वाले समय में उन गरीब लोगों के या फिर उन यहाँ पर जो कमजोर लोग हैं उनके यहाँ पर फायदे का हो। ओके, तो ऐसा आप क्या करने जा रहे हो। तो मोहनदास गांधी जी की अगर बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था, गांधी जी का। तो उन्होंने भी यहाँ पर फर्दर बात कही है कि ट्रू डेवलपमेंट पुट्स फर्स्ट दोज दैट सोसाइटी पुट्स लास्ट। पर कहने का मतलब सही डेवलपमेंट तभी है जब यहाँ पर हम उन लोगों को आगे लेकर लेकर आएंगे जिन लोगों को सोसाइटी पीछे रखती है। ओके, तो सोसाइटी जिन लोगों को पीछे धकेल कर रखती है, जिनको आगे नहीं आने देती, जब उनकी डेवलपमेंट होगी ना तभी सच्ची डेवलपमेंट होगी। तो ये गांधी जी का कहना है। ओके, तो अभी ऑथर भी इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे स्ट्रांग हैं, बहुत सारे बच्चे गरीब हैं और वीक भी हैं। ओके, डिसेबल्ड हैं। ओके, जो मतलब
सही बात है, जब स्ट्रेस लेने की बात आए ना तो वो स्ट्रेस ले ही नहीं पाते। तो फिर बाद में वो कह देते कि हम हमें पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको सही करना है। तो ओके, तो ये सिचुएशन सही करनी है। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने शाम एक यहाँ पर स्पेंड की, तो यहाँ पर जो है टिप्स शेयर किए कि किस तरीके से एग्जाम में जो स्ट्रेस आता है उसको आपने दूर करना है, बीट करना है। ओके, तो उनको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से आपने जो है ना क्वेश्चन पेपर, जब आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा तो किस तरीके से स्मार्ट वे के तरीके तरीके से आपने आंसर देना है उनको। यहाँ पर अपने साथ ही साथ जो यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज निकल कर आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो परीक्षा पे चर्चा, यहाँ पर यहाँ पर सम्मेलन था। ओके, तो यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट्स के साथ ज्यादातर बातचीत हुई थी, चैटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री जी ने भी उनको क्या कहा, उनको कहा एग्जाम वॉरियर्स, मतलब एग्जाम के योद्धा। ओके, तो अच्छी बात है इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करना। अगर एक प्रधानमंत्री भी मोटिवेट करे तो अच्छी बात है कि पता है, क्योंकि जो जो भी चीजें हैं ना, ज्यादातर बच्चों के बारे में हो चाहे फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, तो ज्यादातर डाटा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है, सही डाटा। जिस तरीके से उनको पता होता है, फिर अगर उसी तरीके से अप्रोच लगाकर चले, स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज मिले, तो तभी जो है बात बनती है। तो इसी के चलते आगे बात करें कि कोविड 19 के जैसे केसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं, केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु दर भी बढ़ता जा रहा है, दोबारा से यहाँ पर राइज देखने को मिल रहा है। तो अभी बहुत सारे यहाँ पर स्कूल लिविंग स्टूडेंट्स हैं। ओके, ओके, तो जो अभी बात कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी एक जो प्ले चल रही है जो कि ट्रेंडिंग है, तो अभी जैसे हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जाम्स 2021, तो वो अभी मतलब इस होप में बैठे हैं, इस आस में बैठे हैं कि शायद यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो कि 4 मई को शुरू होने वाले हैं, तो वो उनकी प्ले ये सुन लें और यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम है उनको कैंसिल कर दें। ओके, तो ये मतलब इनकी आशा है, बच्चों की आशा है। और इसी के चलते आगे बात करें कि जितने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर क्लास +2 की बात करें, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात करें 2020 की, तो उस समय पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की यहाँ पर टोटल जो कुल गिनती थी वो 1.2 मिलियन के आसपास थी। ओके, तो तकरीबन 12 लाख के आसपास स्टूडेंट्स थे जो कि 2020 में यहाँ पर +2 क्लास में यहाँ पर बिलोंग करते थे। ओके, तो जो कि एग्जाम में बैठे थे। इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि जो मतलब जो एनरोलमेंट है किसमें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये कब बनाया गया था, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी ईयर में ये बनाया गया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करता है। तो अभी बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ना, तो अभी देखो पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी होता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता था। अभी भारत सरकार ने नाम बदल के इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग काम करता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कितने बच्चे अनरोल होते हैं, मतलब कि कितने बच्चे एक साल में पढ़ने के लिए आते हैं या फिर एग्जाम देते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास में। तो अभी तक का जो जो डाटा है ना, तो वो बताया जा रहा है कि 2.71 बिलियन यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर एनरोल होते हैं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में। तो ये जो है ना, इसको यहाँ पर लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम कहा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो NIOS को लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम कहा जा रहा है। तो ओपन स्कूल देखो, ओपन स्कूल का मतलब क्या होता है? ओपन स्कूल का मतलब होता है कि जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे, मतलब किसी ना किसी कारणवश रेगुलर वो स्टडी नहीं कर पा रहे, रेगुलर एनरोल नहीं हो पा रहे, जैसे कि नॉर्मल बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं बच्चों को, वो जाकर पढ़ते हैं फिर वापस लेने जाते हैं। ओके, इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब बहुत गरीब तबके से निकल कर आते हैं, बहुत ही वीक मतलब सोसाइटी से निकल कर आते हैं। तो इतना पैसा ही नहीं होता उनके पेरेंट्स के पास, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दे। ओके, तो अगर वो पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में भी भेजते हैं ना, तो वहां पर भी क्या है कि वहां पर भी रेगुलर क्लासेस चाहिए। ओके, तो रेगुलर में जाओगे तभी जो है आपको आगे एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। तो लेकिन अगर आप बच्चा कोई काम कर रहा है, सपोज करो पेरेंट्स कहें कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाना है बच्चों को, तो बच्चा मतलब कि इस तरह की कंडीशन है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो घर नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर बनाया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब ओपन स्कूलिंग की यहाँ पर सुविधा दी गई कि आप एग्जाम देने आओ यहाँ पर। ओके, तो बाकी चाहे आप बाहर काम करो जो भी करो, लेकिन आप एडमिशन ले लो और आपको सिलेबस वगैरह मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट है आपके, सिर्फ आपने प्रिपरेशन करना है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है ना, तो सिर्फ एग्जाम देने जाएगा तो अच्छा अच्छा स्कोर कर सकता है। और उसको भी 10th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको भी 12th का सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा बच्चे को। ओके, तो मतलब वो भी बिल्कुल उसी तरीके से compete करेगा जैसे एक रेगुलर वाला बच्चा स्कूल से निकल कर आया। लेकिन फर्क क्या रहेगा दोनों में?
फर्क ये रहेगा कि एक रेगुलर वाला बच्चा जो है ना वो अच्छे से स्टडी कर रहा है, उसकी क्लासेस लग रही है, उसको एक अच्छा टाइम फ्रेम मिला है कि मतलब कि अलग अलग टीचर उसको पढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर जो है ना ये ओपन स्कूल वाले बच्चे, इनको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये खुद ही मेहनत करेंगे, फिर जाकर आगे आगे जो है बढ़ पाएंगे। ओके, तो ये सिनेरियो है ओपन स्कूलिंग का। तो ये ओपन स्कूलिंग, ये बोर्ड जो है ना इसको भी फाउंड किया गया, इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर मदद करनी है जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं। ओके, और जो गरीब लोग हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो अप्रोच नहीं कर पाते हैं रेगुलर स्कूलिंग में। ओके, तो उनको यहाँ पर जो है ना एजुकेशन मिल जाए, स्कूल लिविंग एजुकेशन जिसको कहा जा रहा है, कि बस स्कूल नहीं जा रहे हैं तो एजुकेशन मिल जाए, पेपर देंगे तो उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिजिडिटी दी जा रही है इन आवर एजुकेशन फ्रेमवर्क, मतलब कि एक और ठोस कदम बढ़ाया गया है जैसे यहाँ पर NIOS के तहत। तो यहाँ पर जो 12वीं पास सर्टिफिकेट होता है ना, तो अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर ये जरूरी है। ज्यादातर जितने भी प्रोफेशनल या स्किल बेस्ड सेंटर्स में अगर आप जो है काम करना चाह रहे हो, आगे फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, खास तौर पे अगर डिसेबल पर्सन की बात करें, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है कि उनके पास भी 12वीं का सर्टिफिकेट आ जाता है या 10वीं का सर्टिफिकेट आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से भारत सरकार मदद कर रही है बच्चों की। और इसी के चलते आगे बात करें कि अभी अगर हम इन्हीं बोर्ड स्टूडेंट्स की बात करें कि जो अभी अपना स्कूल लिविंग एग्जाम देंगे इस साल, तो मतलब अभी जो अनप्रेसिडेंटेड जो पैंडेमिक है, मतलब कि इसका भी एक बादल जो है मंडरा रहे हैं, खतरे का बादल है कि किस तरीके से आगे अप्रोच होगी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। क्या 4 मई को ही पेपर जो है लिए जाएंगे, या फिर इसमें कोई एक्सटेंशन वगैरह होगी? जैसे अभी देखो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की बात चल रही है। ओके, तो इस तरीके से क्या सिनेरियो रहेगा? ओके, तो यहाँ पर बात करें तो एक ग्रुप जो है ना वो इनविजिबल रहेगा इस पूरे सिनेरियो में। अगर बात करें तो वो कौन सा ग्रुप है? वो स्टूडेंट्स जो फिजिकली और यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज, ओके, मतलब कि वो स्टूडेंट जिनके पास फिजिकल और लर्निंग डिसेबिलिटीज है। ओके, तो फिजिकली भी वो डिसेबल है, और मतलब पढ़ने में भी वो यहाँ पर डिसेबल है, मेंटल लेवल उस तरीके से काम नहीं कर रहा, उस तरीके से अप्रोच नहीं बढ़ पा रही जिस तरीके से आम बच्चे की होती है। तो यहाँ पर जो ना ज्यादातर ये बच्चे, ये वाला ग्रुप जो है ये इनविजिबल रह जाएगा, तो इनको भी हमें यहाँ पर प्रमोट करके चलना है। तो यहाँ पर जो हमारा संविधान है भारत का, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर डिसेंट और डिग्निफाइड लाइफ जो है वो देनी है जो भी भारत में रह रहा है। तो ये इनका हक है, जो यहाँ पर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका हक है, तो उनको वो चीज प्रोवाइड करनी है हमने। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो स्कूल बोर्ड्स है ना, तो वो वहां पर वो भी बहुत सारे प्रोविजन जो है वो ऑफर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो डिसेबल लर्नर्स है, मतलब कि जो बच्चे सही तरीके से सही तरीके से सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनकी कैसे मदद करें, उनकी कैसे असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर जो उनके एग्जामिनेशन भी उनके होते ना, तो एग्जाम भी होते, तो वहां पर भी उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तो वहां पर उनको एक स्क्राइब जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है। कहने का मतलब एक यहाँ पर लेखक प्रोवाइड किया जाता है, जिस तरीके से वो बच्चा यहाँ पर बोलेगा तो उस तरीके से वो साइड साइड में वो लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से भी डिसेबल्ड बच्चों की मदद की जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं तो वो भी ऑनलाइन पटिशंस सबमिट करते हैं कि प्रमोट करें इन स्टूडेंट्स को, यहाँ पर जो खास तौर पे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वर्क ना उसके हिसाब से, मतलब कि इनको प्रोजेक्ट वर्क दें कि आपने ये काम करना है, तो एक हफ्ते की सीमा दे दे, तो अभी उसी में वो काम करके दिखाएं। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर पेरेंट्स की ओर से भी ये बातें आती हैं, पिटिशंस आती हैं कि ऐसे प्रमोट करो ऐसे बच्चों को, प्रोजेक्ट वर्क उनको दिया जाए, तो खुद से वो सोचें, खुद से डिसीजन ले। जो भी उनको प्रोजेक्ट दिया है, सपोज करो एक यहाँ पर एक लाइन लिख कर दे दी, ओके, कि आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिख कर लेकर आना, एक प्रोजेक्ट लेकर आना, तो इस तरीके से बच्चे काम करेंगे खुद से। तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कोविड-19 के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर बात करें कि अभी हमारे सामने ये है कि प्रैक्टिकल ऑप्शन हमें यहाँ पर एक लेकर चलनी है। ओके, तो उसी चीज को हमें यहाँ पर कंसीडर करना है, ना कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंपेल करें कि वो यहाँ पर अलग अलग जो उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, तो वहां पर वो ट्रेवल करें, तो वहां पर जाके वो एग्जामिनेशन में बैठे। ओके, तो ये चीज यहाँ पर क्वेश्चन मार्क निकल कर आ रहा है। तो अभी पेरेंट्स भी ये कह रहे हैं कि उनको प्रोजेक्ट वर्क आप दे दीजिए जिसके ऊपर घर बैठे वो काम करते रहे। ओके, तो मतलब एग्जामिनेशन में अभी बैठना इतना सही नहीं है बच्चों के लिए, खासतौर पे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं अगर उनकी बात करें तो, जो डिसेबल्ड लर्नर्स हैं उनकी बात करें तो। और इसके अलावा और भी बातें की जा रही है कि बोर्ड्स ने, जितने भी स्कूल बोर्ड्स हैं, तो और भी चीजें यहाँ पर ऑफर करता है, कंसेशन देता है। जैसे यहाँ पर पेरेंट्स को अलाउ कर दिया जाता है कि मतलब वो जो है बच्चों का काम कर सकते हैं, एज ए स्क्राइबर जो भी उनको काम मिला हो तो वो यहाँ पर लिख कर जो है दे सकते हैं। ओके, तो ये इसकी रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं कि सही बात है, ये हेल्पफुल है। यहाँ पर छोटे परसेंटेज, ज्यादातर अगर बात करेंगे, अगर जितने ज्यादातर इकोनॉमिकली पेरेंट्स सही हैं, जहाँ पढ़े लिखे हैं, तो इनकी परसेंटेज बहुत कम है, छोटी है। ओके,
तो अगर कंपेयर करें और जो बाकी बच्चे हैं ना, अगर हम डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की बात कर ले, तो वो तो पहली जनरेशन है लर्नर्स की अपनी फैमिली में। तो उनसे पहले तो कोई पढ़ा ही नहीं है, तो उनसे पहले अगर कोई पढ़ा ही नहीं है तो फिर उनकी मदद कैसे हो जाएगी? वो तो पेरेंट्स जो है ना, एज ए स्क्राइब, एज अ लेखक जो है, कैसे काम कर सकते हैं अपने बच्चों का, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हाई फर्स्ट जनरेशन अपनी फैमिली में। ओके, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ जाएगी, तो ये यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। और इसके अलावा आगे बात करें कि अगर यहाँ पर हम डिसेबल लर्नर्स को इंसिस्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन में आकर बैठें, स्कूल में जाएं और एग्जाम में फिजिकली बैठें, जाकर बैठें, तो यहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस जो है ना वो सामने आते हैं। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जो डिसेबल लर्नर्स हैं, तो वहां पर एक तरह की बीमारी है, डिसऑर्डर है उनको। जैसे बात करें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ओके, तो एडीएचडी इसको कहा जा रहा है। तो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, तो ये सभी तरीके की डिसऑर्डर है, मतलब जिसमें यहाँ पर बच्चा ना, या तो उसकी यहाँ पर अटेंशन नहीं हो पा रही, किस तरीके से कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा। ओके, इसके अलावा और चीजों में यहाँ पर वो हाइपर एक्टिव है, जिन चीजों में मतलब कि नहीं होना चाहिए। तो मतलब जैसे फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, तो फोकस पढ़ाई पे हो, तो ये चीजें यहाँ पर बच्चों में रहती हैं, खासतौर पे जो डिसेबल्ड लर्नर्स हैं। तो यही रीजन है जिसके चलते वो अच्छा लर्निंग नहीं कर पाते। ओके, फोकस ही नहीं जब नहीं रहेगा किसी चीज के ऊपर, तो लर्निंग कहाँ से होगी? ओके, इसके अलावा तो ये सब चीजें हैं। कई बार यहाँ पर जैसे सेरेब्रल पाल्सी की बात करें या ऑटिज्म की बात करें, तो दिमागी डैमेज होना शुरू हो जाता है बच्चों का। ओके, तो ये भी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्पीच डिसऑर्डर है, बच्चे बोल ही नहीं पाते कि क्या बोलना है। मतलब कि अगर शुरू भी करें बोलना, तो मतलब लड़खड़ाना शुरू कर देते बोलते बोलते। तो ये भी बच्चों में यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी पाई जाती है। ओके, तो ये सब चीजें सिचुएशन है, जो चैलेंजेस है, मतलब कि जो सामना करना पड़ेगा अगर बच्चों को आप बैठाते हो एग्जामिनेशन में, खासतौर पर जो डिसेबल्ड लर्नर है, कि आप यहाँ पर बैठे। ओके, तो यहाँ पर अगर स्क्राइब्स भी आप बिठाओगे ना, तो मतलब उनको एक राइटर भी दे दो कि आप उनका आंसर लिखना शुरू कर देंगे, जैसे बच्चे बोलेंगे जिस तरीके से। पहली बात तो अगर डिसऑर्डर है बोलने में ही, तो अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी बोलने में, तो क्या लिखेगा स्क्राइब भी वहां पर? ओके, तो सपोज अगर वो अगर लिखना भी है, तो स्क्राइब को अगर बैठा भी दिया, तो अगर एग्जामिनेशन चल रहा है, तो यहाँ पर जो डिसेबल लर्नर बच्चे हैं उनके आसपास लेखक बैठा भी दिया, तो ये बहुत टफ हो जाएगा कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, तो उसको हम यहाँ पर फॉलो करके चले, तो ये भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत नजदीकी बच्चे के यहाँ पर बैठना होता है, यहाँ पर जो स्क्राइब होता है उसको। ओके, तो अगर हम बात करें ना ऐसे डिसऑर्डर्स की, तो इसका भी यहाँ पर ना हमें सोल्यूशन खुद से ही निकालना है, कि जैसे बच्चों का टेंशन कैसे हो, बार बार बच्चों को हमें बातचीत करते रहना है। मतलब बच्चों से बातचीत करते रहना है बार बार। तो जब बातचीत बार बार होगी एक ही मुद्दे के ऊपर, अलग अलग तरीके से यहाँ पर उनको एक्टिविटीज करवाएंगे, तो ये ऐसे डिसऑर्डर्स जो है ना, बच्चों को निकाला भी जा सकता है। और आगे बात करें कि बहुत सारे यहाँ पर बच्चे जो है ना, वो ऑटिस्टिक है। ऑटिस्टिक कहने का मतलब कि अपने ही विचारों में खोए हुए होते हैं। तो मतलब वहां पर भी एक एक्यूट सेंसरी डिस्ट्रेस है, मतलब कि पता ही नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है, सिर्फ अपने ख्यालों में खोए हैं, तो अपने मजे में जी रहे हैं। मतलब इस तरीके से भी यहाँ पर बच्चों का यहाँ पर सिचुएशन निकल कर आ रही है। तो उसी सिचुएशन में आप बच्चों को इंसिस्ट करो कि वो फेस मास्क पहन कर बैठे 3 घंटों तक। तो कम से कम 3 घंटों तक एग्जाम चलता है बच्चों का। ओके, तो यहाँ पर बाद में उनको बोलो कि फेस मास्क पहनकर आप जो है, जो उनके भी पेरेंट्स स्क्राइब जो उनके पास बैठे होंगे, जो भी लेखक उनको वरदान किया होगा कि वो बच्चा बोलता जाएगा, वो लिखता जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक तरीके का ना, एक तरीके से टॉर्चर है जो कि बच्चों के ऊपर हम करेंगे। तो ये ऐसी बातें यहाँ पर ऑथर की तरफ से की जा रही है। ओके, तो एक टॉर्चर हो जाएगा कि फेस मास्क भी पहना दिया, एग्जाम में भी बिठा दिया, और साथ ही साथ उसको कहा जा रहा है कि बोलो, और जो जो आपके स्क्राइब्स हैं वो लिखेंगे। तो ये टॉर्चर है। और आखिर में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं या स्क्राइब्स जो है, तो यहाँ पर वो वैक्सीनेट नहीं हो पाएंगे जून और जुलाई, इधर मतलब जून की बात कर लो चाहे जुलाई की बात कर लो। ओके, तो यहाँ पर अगर वैक्सीनेट करना है डिसेबल पर्सन को, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इशू। ओके, तो यहाँ पर अगर मेडिकल इश्यूज के रिगार्डिंग बात करें, तो उसके साथ भी यहाँ पर इसका काफी सम्मेलन है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी बड़े पैमाने पर एपिडेमियोलॉजिस्ट, मतलब जो कि यहाँ पर बीमारियों के बारे में जो रिसर्च करते हैं, ओके, तो यहाँ पर इनको इनको भी यहाँ पर सोचना होगा इस इशू के ऊपर। इसके ऊपर यहाँ पर जो है ना संशोधन, मतलब एक तरीके से जो सर्वेक्षण है ना वो करना होगा। और साथ ही साथ जो डिसेबल्ड लर्नर्स हैं, तो यहाँ पर वो कोई एग्जाम वॉरियर्स नहीं है। तो यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है, जो वॉरियर्स हैं अपनी जिंदगी के, यहाँ पर वो इनिक्विटीज जो है ना उनकी जिंदगी में, मतलब जिस तरीके से मेंटल लेवल पर यहाँ पर बराबरी तौर पर आप जो नॉर्मल बच्चा उसके साथ वो compete नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से इनिक्विटीज उनके अंदर जो है, ओके, तो उनको उनसे खुद ही लड़ रहे हैं। ओके, हरासमेंट से यहाँ पर वो निकल रहे हैं, तो यहाँ पर पक्षपात हो रहा है उनके साथ। तो इन सब चीजों को यहाँ पर ना
हमें सही करना होगा, तो उनको नजरअंदाज भी किया जा रहा है, नेग्लेक्ट भी किया जा रहा है। और जो भी हम यहाँ पर स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो एक तरीके से वो यहाँ पर बैटल है, तो हर एक बैटल एक दूसरे से अलग होगी। ओके, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि बड़े पैमाने पर, बड़े पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर कंपैशनेट मैनर में जो है इन जो डिसेबल लर्नर्स है तो उनके ऊपर फोकस करें। ओके, तो अभी जो यहाँ पर सिचुएशन चल रही है, तो अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जैसे कोविड-19 के बने हुए हैं। ओके, तो अगर हम इनको नहीं सपोर्ट कर पाए, इन बच्चों को इनका बनता हक नहीं दे पाए, तो यहाँ पर ये बहुत बड़े पैमाने पर कलेक्टिव फेलियर होगा हमारे लीडर्स का, हमारे एजुकेटर्स का। और एक तरीके से ये शेम होगी यहाँ पर हमारी सोसाइटी के ऊपर, अगर इनको हम सपोर्ट नहीं कर पाए। जो डिसेबल लर्नर्स हैं, जो बच्चे अच्छे तरीके से नहीं आगे बढ़ पाते, उनको किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करनी पड़ती है, तो अगर वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो ये हमारा फेलियर है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी एलिफेंट्स इन द क्लाइमेट रूम। ओके, तो ग्रीन एनर्जी मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी की हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, इसके अलावा और भी जो तरीके हैं ना रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने के, तो यहाँ पर कैसे आगे बढ़े इस क्षेत्र में। तो अभी ये क्यों न्यूज में, तो यहाँ भी बात करने जा रहे हैं कि अभी 4 साल तक ना डिनायल रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर 4 साल तक वो चुप रही, कुछ नहीं बोला। तो अभी तो दोबारा से आप यहाँ पर ना क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर दोबारा से स्टेज पर वापस आ रही है। तो अभी देखो 4 साल क्यों बंद रही, क्यों चुप रही, क्योंकि 4 साल तक यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का शासन चला था अमेरिका में। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा हुआ था कि जो भी, चाहे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो, चाहे कोई भी एग्रीमेंट हो, चाहे WHO, मतलब वो सबसे बाहर आ गए। अब अमेरिका को सबसे बाहर निकाल दिया उन्होंने। तो इसमें अगर हम बात करें पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की, तो वहां पर भी अमेरिका को अच्छा खासा पैसा देना पड़ना था। ओके, तो उसके चलते टारगेट था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत कि 2020 तक $100 बिलियन जो है वो कलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ भी अभी कलेक्ट नहीं हो पाया। तो रीजन इसका ये भी था कि डोनाल्ड ट्रंप 2017 में जब शासन में आए थे, तो आते ही उन्होंने कह दिया कि हम पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर निकल रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेचर का नियम है, और मतलब ये कुदरती सब चीजें होती रहती है। तो यहाँ पर इंसान का कोई रोल नहीं है क्लाइमेट चेंज में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी। ओके, तो 4 साल तक उन्होंने क्लाइमेट क्लाइमेट के ऊपर कुछ भी फंडिंग वगैरह कुछ नहीं दी, ना ही उन्होंने कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया, काम किया। तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका, जिसकी कि $20 ट्रिलियन की जीडीपी है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है। ओके, जिसकी यहाँ पर $13 ट्रिलियन की जीडीपी है। ओके, तो भारत की जो जीडीपी है, तो अभी वो लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंची हुई है। ओके, लगभग। तो इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि अभी 22 अप्रैल 2021 को जो जो बाइडेन है, जो अभी राष्ट्रपति है अमेरिका के, तो अभी वो दुनिया के 40 जो लीडर्स है ना, बड़े लीडर्स जो हैं, उनको अभी होस्ट करेंगे। तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी भी होंगे। तो यहाँ पर एक वर्चुअल समिट की जाएगी जो बाइडेन के द्वारा, जहां पर दुनिया के 40 बड़े लीडर जो है वो मौजूद होंगे। तो इस मीटिंग का जो पर्पस है, तो उसका मतलब यही है कि किस तरीके से हम यहाँ पर ना हम आगे बढ़े क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के ऊपर, बेनिफिट जो है ना, कैसे हम क्लाइमेट क्लाइमेट एक्शन का बेनिफिट जो है ले सकते हैं। मतलब कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे के ऊपर तभी बात बनेगी जब क्लाइमेट एक्शन होगा, कोई ऐसे यहाँ पर प्रावधान के ऊपर काम किया जाएगा सभी मुल्कों के द्वारा मिलकर, कि हमने कोशिश करनी है कि कार्बन जो एमिशन है वो कम से कम हो। ओके, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, तो तभी तो बात बनेगी ना। तो अभी इसी के मुद्दे के ऊपर बात की जाएगी कि क्या करना है। ओके, उसी के चलते यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल इसके बारे में क्या खर्चा आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। कुछ भी यहाँ पर कॉस्ट के बारे में मेंशन नहीं किया गया। बस यहाँ पर एक तरीके से ना एलिफेंट के रूप में बात कर रहे हैं कि एक नेगोशिएटिंग रूम अभी बनाया जाएगा, कि आपस में बातचीत करी जाएगी कि कैसे आगे बढ़ना है। जैसे अगर मैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की बात करूँ, तो वहां पर तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पर एक टारगेट था कि आने वाले कुछ सालों में हमने इतना यहाँ पर तापमान कम करना है पूरी धरती का। ओके, तो ये टारगेट था। तो अभी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा सोचा जाएगा। तो अगर बात करें इंडिया की ना, तो यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें, तो समिट तब आ रही है जब यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है, जब अभी पोस्ट कोविड-19 के बारे में, तो अभी हम भी एक यहाँ पर ना एक अच्छा प्रैग्मेटिक अप्रोच चाह रहे हैं क्लाइमेट एक्शन की ओर, कि अभी पैंडेमिक के बाद में सिचुएशन कुछ और हो चुकी है। पैंडेमिक के पहले की सिचुएशन कुछ और थी, भारत अच्छा खासा इन्वेस्ट करता था क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ओके, तो अभी भी देखो भारत भारत सरकार किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इनिशिएटिव लेकर चल ही रहा है।
जैसे BS6 व्हीकल्स के ऊपर जो है अप्रोच लगाई जा रही है, स्क्रैपिंग पॉलिसी भारत सरकार लेकर आई है कि जिसके तहत ये क्या कहा जा रहा है कि अगर दोबारा से आप रीन्यू करवा रहे हो किसी व्हीकल को, 15 साल की अगर डेट एक्सपायर होगी तो उसका दाम ही बहुत बढ़ा दिया भारत सरकार ने। तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे कि जो लोग हैं ना वो नई गाड़ियां खरीदे, नई व्हीकल्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वो कम एमिशन जो है ना पैदा करते हैं। और गाड़ियां वगैरह जो है ना काफी बड़े पैमाने पर एमिशन का इनका हिस्सा होता है जब भी हम ओवरऑल एमिशन की बात करते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी आ जाती हैं। ओके, थर्मल थर्मल पावर प्लांट्स भी आ जाते हैं, तो बहुत चीजें आ जाती हैं जब भी हम एमिशन की बात करें तो। ओके, तो भारत को भी एक नई अप्रोच अभी चाहिए क्लाइमेट एक्शन के तौर पर। और बाकी का जो दुनिया है तो वो भी यहाँ पर अलग अलग प्रायोरिटीज बनाकर चल रही है, अलग अलग तरीके से अपने आप को फाइनेंस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पिछले 4 सालों से ऐसे ही वो काम कर रही है। ओके, तो खुद ही यहाँ पर अपना फाइनेंस खुद ही ढूंढ रही है। और लेकिन जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत जो $100 बिलियन का फंड इकट्ठा होना था, तो उसमें से डेवलपिंग कंट्रीज को ही पैसा मिलना था कि वो ऐसे ही जो है ना क्लाइमेट एक्शन के ऊपर फोकस करे। तो फंड इकट्ठा ही नहीं हुआ और कोई पैसा वगैरह भी नहीं मिला क्योंकि अमेरिका पीछे हट गया। और आगे अगर बात करें कॉस्ट फैक्टर की, तो कॉस्ट फैक्टर बहुत कम्प्लेक्स चीज है। तो यहाँ पर अगर हम कमर्शियल कॉस्ट जो है ना रीन्यूएबल एनर्जी की, अगर उसको कम कर देते हैं तो उसका जो बेस है ना वो बड़े पैमाने पर एक्सपैंड हो जाएगा। ओके, तो अभी हम रीन्यूएबल एनर्जी के जो यहाँ पर अलग अलग सोर्सेस हैं उनकी बात करने जा रहे हैं, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करें, चाहे विंड एनर्जी की बात करें। तो सिंपल सी बात करें, कॉस्ट फैक्टर जो है ना वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जितना सस्ती बिजली यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, पावर अवेलेबल हो जाएगी रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में, उतने बड़े पैमाने पर इसका यहाँ पर बेस फैल जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा कवरेज। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, बड़े पैमाने पर यहाँ पर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। और दूसरी ओर यहाँ पर जो डिमांड साइड की बात करें तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज है तो वहां पर भी जो है ना बदलाव आता रहा है, आ रहा है, तो उसमें भी हमें बदलाव करना होगा। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोसेस हमें बनाना होगा कि एफिशिएंटली हम अब्सॉर्ब कर सकें यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। ओके, ऑन कमर्शियली वायबल टर्म्स, मतलब कि कमर्शियल वायबल टर्म्स मतलब कि कमर्शियली अच्छा बिजनेस कर सके रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी हम। ऐसा नहीं कि इनको अगर बिजनेस में ले आए तो उनको लॉस में लेकर जाना है और अच्छा प्रॉफिट मिले। ओके, जो अगर इन्वेस्ट कोई कर भी रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, अगर रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स की बात करें, सोलर मॉड्यूल्स की बात करें, ओके, तो इस तरीके से कोई भी इक्विपमेंट हो। इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि याद रखिए कि इलेक्ट्रिक कार जो है ना तो वो भी यहाँ पर एक अहम रोल बना रही है, अपनी एक जगह बना रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स का आने वाला जमाना होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ बातें हैं, मतलब जो बातें रहती हैं जिसके चलते कंज्यूमर जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अभी इतना फोकस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ईवी को चलाने के लिए, कमर्शियल वाइबिलिटी चाहिए, ओके, तो अभी भी चैलेंजेस सामने के सामने खड़े हैं। तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन जाता ना ईवी चलाने के लिए, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए अच्छी बैटरीज चाहिए सबसे पहली बात। तो अगर अच्छी क्वालिटी बैटरीज मिल जाएंगी सस्ते दामों पर, तो तभी ईवी व्हीकल जो है ना वहां पर एक मास अडॉप्शन आपको देखने को मिलेगी। तो ये अभी तक ये बड़ा चैलेंज है, इसीलिए यहाँ पर मास अडॉप्शन अभी तक नहीं हो पा रही है ईवी व्हीकल्स की। ओके, तो सबसे बड़ी बात यही। दूसरा, यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन चाहिए। ओके, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह आप देखते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन का भी यहाँ पर नेटवर्क चाहिए। तो वो जब तक नहीं बनता तब तक फिर दिक्कत है। और आगे बात करें कि अगर यहाँ पर अर्जेंसी की सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट काम करना चाह रही है तो उनको यहाँ पर जो उनकी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसके तहत यहाँ पर आना होगा, डिसरप्शन रखनी होगी। यहाँ पर जो भी बिजनेस चल रहा है ना, तो यहाँ पर देखो कोई भी बिजनेस चले तो वहां पर कोई ना कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती रहती है, तो जिसके तहत एक तरीके से बाधा रहती है उस बिजनेस में। तो उसको हम ये बाधा भी नहीं कह सकते, उस तरीके से उसको हम ये कह सकते हैं कि वो पॉलिसी की तरह ही वो रेगुलेट होगा बिजनेस। ओके, तो ये सिनेरियो रहता है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी अपनी लेकर आनी होगी अपने आने वाले समय में। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर पिछले सालों की अगर बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर पॉलिसी चॉइसेस अपनाई हैं, तो यहाँ पर जिससे ये चीज पता चल रही है कि ग्रेजुअल अप्रोच जो है ना भारत सरकार बनाकर चल रही है अलग अलग दायरों में। ओके, और यहाँ पर जो बिजनेस एज यूजुअल जो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वो ज्यादा पैमाने पर उसका वेट बढ़ता जा रहा है। ओके, मतलब बिजनेस किसी पर्टिकुलर दायरे में बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से भारत सरकार पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेकर आती है। और आगे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पर डिसीजन लिया था, काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था 2020 में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कोल सेक्टर को लिबरलाइज करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल सेक्टर को ओपन करने जा रहे हैं। मतलब कोई भी प्राइवेट प्लेयर भी अभी जो है कोल सेक्टर में आकर इन्वेस्ट करके, ऑक्शन होगी, अभी ऑक्शन हो चुकी है। ओके, तो उसमें जिसने भी जैसे ही बिड लगाई तो उसको वैसे ही जो है ना कोल ब्लॉक उनको दे दिया जाएगा, तो वहां से उन्होंने माइनिंग करनी है। तो अभी 2020 की बात कर रही है, 2020 का डिसीजन है भारत सरकार का।
और इसी के चलते बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करे वो अलग अलग सेक्टर्स में, तो यहाँ पर इसके चलते कोई एक ही पॉलिसी एक्सप्लिसिट यहाँ पर स्पष्ट पॉलिसी लेकर चलेगी तो अभी मुमकिन नहीं है। ओके, तो पॉलिसी में चेंज जो है ना, बदलाव जो है वो आते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार एक पॉलिसी बना दी तो बाद में वो ही चलती रही काफी समय तक। जब पॉलिसी में जब जरूरत पड़े तब बदलाव लाना भी जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोल से जब एनर्जी हम लेना चाह रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग जैसे पॉलिसी बिल्कुल इस तरीके से बात की जा रही है। तो इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका यहाँ पर लॉन्ग टाइम हॉरिजन होता है, तो काफी लंबे समय तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी अलग अलग सेक्टर्स में जहां पर भी आप वहां पर उनको इन्वेस्ट करवाना चाहे तो। और इसी के चलते आगे बात करें कि अभी जो करंट शेयर है कोल का भारत के एनर्जी मिक्स में, एनर्जी मिक्स कहने मतलब कि जैसे भारत में जो पावर प्रोड्यूस हो रही है अलग अलग सेक्टर से निकल कर आ रही है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है। ओके, इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, इसके अलावा विंड एनर्जी के भी पावर प्लांट्स लगे हुए हैं भारत में, सोलर एनर्जी के भी प्लांट्स लगे हुए हैं। तो अभी इनके सभी जगह से मिक्स करके एनर्जी निकल निकल कर आई, तो उसमें मिक्स एनर्जी मिक्स में यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है हमारे कोल की, तो वो 50% से भी ज्यादा है। ओके, तो देखो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स ऑपरेट हो रहे हैं भारत में वो कोयले से ही चल रहे हैं, मतलब कोयला उसमें डल रहा है तो तभी जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं। ओके, तो इनमें से भी ज्यादातर जो कोल है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे वाला कोल है ना, हालांकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल बेल्ट भारत में ही है चाइना के बाद, फिर भी हम यहाँ पर अपना कोल हम इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं है। ओके, जो मतलब क्वालिटी बाहर के कोल में रहती है। ओके, तो अभी बात करें कि 50% से अबव शेयर रहता है करंट कोल का भारत की यहाँ पर एनर्जी मिक्स में। इसके अलावा चाइना की बात करें तो उसका यहाँ पर और ज्यादा बड़ी इनकम है। ओके, कोल के मायने में, यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन के मायने में अगर बात करें तो यहाँ पर 62% शेयर है उसका कोयले के मायने में, जितनी भी यहाँ पर चाइना का एनर्जी मिक्स है। तो इसके अलावा और बात कर रहे हैं कि चाइना अभी भी जो है ना कोल के ऊपर अपना जो जोर है, यहाँ पर जो फोकस है वो नहीं हटा रहा है। ओके, तो अभी 2020 में ही उसने 17 नए कोल पावर प्लांट्स लगाए हैं। ओके, तो ये चाइना के यहाँ पर चाइना के द्वारा ये बात की गई है, 17 नए कोल पावर प्लांट्स लगाए हैं चाइना ने 2020 में ही। और इसके अलावा आगे बात करें कि एक बात और यहाँ पर हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर इंडिया ने अभी ना बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाने के लिए एक थ्रस्ट बिल्ड किया है। ओके, जिसके तहत यहाँ पर बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की, और जिसके तहत यहाँ पर 13 जो है ना 13 अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो भारत सरकार जो इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करेगी, तो जिसमें अभी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए ना 5 सालों में भारत सरकार देगी। ओके, अलग अलग 13 सेक्टर्स में, ताकि जो कि इनमें मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो बढ़ पाए बड़े पैमाने पर, और ग्लोबली एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम यहाँ पर अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट जो है पूरे ग्लोबल मार्केट में हम प्रोड्यूस कर पाए, वहां पर पहुंचा पाए। और जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर जैसे चाइना है, यूएस, उनको हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कम्पीट कर पाए। तो ये यहाँ पर टारगेट है, भारत सरकार ये चाह रही है, जिसके तहत यहाँ पर वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर जारी कर रही है। और इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ओके, तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर वर्क फोर्स जो है, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर खास तौर पे जो एग्रीकल्चर में जो यहाँ पर ज्यादातर फंस चुके हैं ना लोग, यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है एग्रीकल्चर में, तो वहां से हम बाहर निकाल पाएंगे उनको अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग सेक्टर्स में अगर दायरा उसका बढ़ता है तो अभी नोटेबली बात कर रहे हैं अभी कि अभी अगर 13 में से 2 सेक्टर्स की बात करें, अगर जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत जिनको यहाँ पर फायदा पहुंचाया जाएगा, तो यहाँ पर उनको ग्रीन टेक्नोलॉजीज कहा जा रहा है। तो 2 सेक्टर्स की यहाँ पर बात करें तो क्या कौन सा सेक्टर है? पहला है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, और दूसरा है हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल्स। ओके, तो अभी ये भी दो, उन 13 में से ये 2 अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पर भारत सरकार चाह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े पैमाने पर बढ़े, भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय इंडस्ट्री ही लगाएगी, यहाँ पर जो बाहर से इन्वेस्टर्स आएगा ना, अगर सपोज करो अमेरिका में कोई बंदा है वो चाह रहा है कि मैं भारत में अगर फैक्ट्री लगाऊं तो उसको भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत बेनिफिट मिले तो मिलेगा। ओके, तो वो भी लगा सकता है। भारत की यहाँ पर दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सिचुएशन है इस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर पीएलआई स्कीम की। ओके, तो अभी इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर इनको दोनों को कंबाइन कर दे तो कंबाइन एलोकेशन जो है 22,600 करोड़ की निकल कर आ रही है आने वाले 5 सालों में। मतलब इतना पैसा जो है इन दोनों सेक्टर्स में भारत सरकार पीएलआई स्कीम के तहत देगी। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात करें कि जो टोटल ओवरऑल एलोकेशन है उसका यहाँ पर ये बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है, 22,600 करोड़। ओके, तो टोटल कितना है? 2 लाख करोड़। तो 2 लाख करोड़ में से 22,600 करोड़ इन 2 सेक्टर्स में दिया जाएगा
एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, और दूसरा है सोलर फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल्स। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये जो सेक्टर है, so द सिंगल बिगेस्ट एलोकेशन इज ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पर पीएलआई स्कीम की तहत जब से जहाँ पर सबसे ज्यादा एलोकेशन दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा, तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। Okay? और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग है उसी के हिसाब से। अभी हमें जो नई टेक्नोलॉजीज है ना, तो उनको अपनाकर उनके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग को आगे एक्सपेंड करना है। और इसी के चलते आगे बात करें, अगर हम भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एवरेज $2000 है। ओके, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जितनी आबादी होती है ना, जितनी कुल पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर जितनी जीडीपी निकल कर आती है, तो जीडीपी से भी हमें यहाँ पर इनकम का ही अंदाजा निकलता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेशन में डिवाइड करके यहाँ पर ये एवरेज निकाली जाती है पर कैपिटा इनकम। मतलब कि हर एक पर्सन के मतलब प्रति अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालें तो कितना पैसा वो कमाता है हर एक साल के हिसाब से। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात करें कि अगर हम सही तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाकर चलते हैं, क्योंकि तो फिर यहाँ पर कुछ सेंस बनती है। ओके, तो इस पर कैपिटा इनकम को $2000 से काफी आगे एक्सीड करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्की है। अगर यहाँ पर अच्छे पैमाने पर हम अगर बढ़ते हैं इस सेक्टर में, अगर सही तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो। लेकिन अगर हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो यहाँ पर कुछ ना स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस हैं जिनको कि हमें दूर करना बहुत जरूरी। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं हाई कॉस्ट लैंड, इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉस एंड हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि मतलब जिस जमीन के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है कोई कंपनी, तो पहली बात तो वो जमीन बहुत महंगी है। ओके, तो वो बिल्कुल गलत बात है। अगर यहाँ पर अगर हमने किसी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल सेटअप बनाना है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाना है, देखो अगर किसी देश की इनकम बढ़ानी है ना, तो इनकम बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दो, प्रोडक्शन बढ़ा दो। ओके, तो चाइना इसी फॉर्मूले के हिसाब से काम कर रहा है, तो पूरी दुनिया को वो जो है ना अपने शिकंजे में लेता जा रहा है, तो अपना माल जो है पूरी दुनिया में अपना एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो तभी कर पा रहा है कि अपने यहाँ पर वो अच्छे तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, और अच्छी एनवायरनमेंट दे पा रहा है। तो जैसे ये मतलब हाई कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया, तो ऐसा नहीं है चाइना में। ओके, सस्ती जमीन जो है मिल जाती है यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको, जिसके तहत यहाँ पर दूसरी बात करें जो लेबर लॉज है वो भी सही है चाइना में। ओके, तो यहाँ पर भारत में इनफ्लेक्सिबल रहते हैं। ओके, कई बार इनको ज्यादा रिजिड कर दिया जाता है, और कई बार यहाँ पर मतलब ज्यादातर रिजिड ही होते हैं। ओके, तो सिंपल मतलब बहुत कम ही किया जाता है यहाँ पर लेबर लॉस को। ओके, इसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो मशीन वगैरह लगानी है तो उसका भी बहुत महंगी चीजें आती हैं वो। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो मतलब कि डैमेज करती हैं एक तरह की जो होप होती है ना किसी के अंदर कि मैंने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है। तो सबसे पहली बात तो कॉस्ट ऑफ लैंड ही आ जाती है। मतलब इतनी महंगी जमीन होती है तो लोग बंदे कहते हैं कि चलो छोड़ो, मैंने लगाना ही नहीं है प्लाट। ओके, मतलब आइडिया दिमाग में आया तो फिर बाद में ये सोच के ही चला गया कि जमीन ही बहुत महंगी है तो मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। ओके, तो ये सिचुएशन है जिनको हमें सही करना होगा भारत में। ओके, तो ये स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, इसके चलते यहाँ पर बात करें कि अगर इसके अलावा और अगर हम बर्डन बढ़ा देते हैं, जैसे कार्बन टैक्स की बात करें, तो कार्बन टैक्स कहने का मतलब कि जो कंपनीज जो पुरानी मशीनरीज हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है, उनको चेंज नहीं कर रही है, नई में नहीं लेकर आ रही है, तो यहाँ पर अगर उनके ऊपर जबरन कार्बन टैक्स लगाया जाता है कि आप चेंज करो, आपकी मशीनरी बहुत जो है पुरानी हो चुकी है, बहुत बड़े पैमाने पर पोल्यूशन कर रही है, तो जबरन अगर कार्बन टैक्स लगता है तो वो भी सही नहीं है। तो जो बची कुची मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको भी खत्म कर देगा अगर इस तरीके से हम यहाँ पर व्यवहार बनाकर चलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए तो। और इसी के चलते आगे बात करें कि यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब विचारों का एक स्कूल है जहां पर ये बिलीव किया जाता है कि भारत ने जो यहाँ पर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरीके से आगे बढ़ सकता था, तो उसकी बस जो है मिस कर दी है। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर हम रहे सवार रहे कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर इसी के चलते बात कर रहे हैं कि भारत जो है ना आगे बढ़ सकता है, एक छलांग लगा सकता है आगे। तो ये एक विशफुल थिंकिंग है, हमें आगे बढ़ना है। तो कैसे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा करे भारत सरकार। तो भारत सरकार सिर्फ 0.7% अपनी जीडीपी का R&D के ऊपर लगाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगाती है। तो यहाँ पर ये जो 0.7% है ना, तो ये छोटा सा हिस्सा है अगर हम यूएस के साथ कंपेयर करें। जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इसराइल और चाइना के साथ अगर कंपेयर करें, तो ये काफी बड़ी अमाउंट जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगाते हैं। तो देखो जिस भी देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अच्छे खासे तरीके से फोकस हो रहा होगा, वो नई इनोवेशन लेकर आएगा, नई टेक्निक लेकर आएगा। और जब वो नई टेक्निक लेकर आएगा ना,
तो उसी नई टेक्निक से जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी वैल्यू बन जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। चाहे इसको आप किसी भी दायरे में देख लो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में देख लो, तो वहां पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। जब लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च पेपर्स लेकर लिखते हैं, ओके, तो वो भी एक बहुत बड़ी, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस कह सकते हैं कि सोसाइटी को बहुत बड़ी देन होती है। जो भी अगर कोई एजुकेटर अच्छा खासा रिसर्च पेपर लिख रहा है और या फिर पीएचडी कर रहा है या पेटेंट अपना बना रहा है किसी ना किसी फील्ड में, तो ये चीजें हैं जिसकी जरूरत है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर मेजोरिटी की बात करें ना कि आर एंड डी की अगर स्पेंडिंग भारत में होती भी है तो ओके, तो बाकी कंट्रीज के साथ अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो उनके यहाँ पर उल्ट चल रहा है। भारत में तो क्या चल रहा है, तो मेजोरिटी स्पेंडिंग जो भारत में आर एंड डी में होती है तो वो गवर्नमेंट ही करती है। ओके, तो जहां पर अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो यहाँ पर बहुत कम होती है। ओके, तो अगर ये भी बात करें कि कंपैरिजन करें कि कौन बेहतर है, तो प्राइवेट सेक्टर से अगर कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पर लेस एफिशिएंट कहा जा रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर होती भी है ना तो एफिशिएंसी वहां पर भी निकल कर नहीं आती। तो ज्यादातर गवर्नमेंट किसके ऊपर स्पेंड करती है, डिफेंस के ऊपर करती है और स्पेस के ऊपर करती है। इंडस्ट्री के ऊपर जो है स्पेंड करती नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जिनके ऊपर करती भी है तो वहां पर भी एफिशिएंसी बहुत कम है। एफिशिएंसी कहने का मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया उस हिसाब से रिटर्न नहीं आती। ओके, बहुत पैसा ज्यादा लग जाता है फिर जाकर रिटर्न निकल कर आती है, जितनी भी थोड़ी बहुत आती है। और इसी के चलते आगे बात करें कि अगर हम फिजिकल कंस्ट्रेंट्स को अगर सामने रखकर बात करें, ओके, तो यहाँ पर एक सीरियस यहाँ पर इशू जो है निकल कर आ रहा है। ओके, अगर आर एंड डी की अगर हम बात करें भारत में, और दूसरी बात कर रहे हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब जो नई कंपनीज जो शुरुआत होती है, नए स्टार्टअप शुरू होते हैं। ओके, तो वो उनके पास भी यहाँ पर पोटेंशियल बिल्डिंग ग्राउंड है कि इनोवेशन करें। ओके, तो उनके पास है कि वो यहाँ पर पैसा अगर लेकर आ रहे हैं किसी इन्वेस्टर का अपनी कंपनी में लगवा रहे हैं, तो इनोवेशन के ऊपर भी फोकस करें। तो ज्यादातर जितने भी स्टार्टअप्स भारत में शुरू हो रहे हैं ज्यादातर वो सर्विस ओरिएंटेड है, मतलब सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसे जोमेटो की बात कर ले तो सर्विस ही प्रोवाइड हो रही है। ओके, तो जैसे अगर बायजूस की बात करूँ तो एजुकेशन की सर्विस ही आपको दे रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी बात करें रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो रिवर्स इंजीनियरिंग जहाँ पर ही हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह को यूज करके कोई सोल्यूशन निकालते हैं। ओके, कोई ऐप वगैरह होगी तो ये सभी के सभी रिवर्स इंजीनियरिंग की ऑप्शंस है। जैसे पेटीएम एक ऐप है, अमेजोन एक ऐप है। ओके, तो उसको यूज करके आप जो है अपना आगे काम करते हो। ओके, चलो अमेजोन को हम स्टार्टअप नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, तो स्टार्टअप के तौर पर जो भी कंपनी आएगी, ओके, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज में देने की यहाँ पर जरूरत है। इसके अलावा बात करेंगे अगर इनोवेशन की, तो यहाँ पर एक तरीके की यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज होती है इनोवेशन, रिसर्च बहुत बढ़िया चीज होती है। ओके, तो ज्यादातर ये एडवांस्ड इकोनॉमीज में ही देखने को मिलती है, क्योंकि वही बड़े पैमाने पर खर्चा करते हैं। अपने देश के यहाँ पर से जो अलग अलग संस्थान होते हैं तो वहां पर रिसर्च एक्टिविटीज में खर्चा होता है। तो यहाँ पर इंडिया क्या करता है, तो फिर यहाँ पर इंडिया को भी कोशिश करनी है कि इनको खरीदना है। ओके, तो ये जो इनोवेशन है ना इसको खरीदना है कमर्शियल टर्म के हिसाब से, व्यापार के टर्म के हिसाब से। और यहाँ पर जो है ना एक यहाँ पर आशा की बात की जा रही है, मतलब कि कैसे दया की भावना जो है ना वो यहाँ पर हम ये लेकर चले। खासतौर पे अगर हम बात करें क्लाइमेट एक्शन की, मतलब कि क्लाइमेट एक्शन के मायने में एक बड़ी दया भावना की जरूरत है। तो पूरे दुनिया को जो है हमें आगे लाना होगा, तो इंडिया को आगे पहल करनी होगी। ओके, तो इस तरीके से हमें एक सिनेरियो क्रिएट करना होगा। ओके, तो ये ऐसा लग रहा है कि मतलब इट सीम्स लेस लाइकली देन 4 years अगो, मतलब 4 साल पहले जैसे ट्रम्प का रूल था। ओके, तो उससे पहले जो सिचुएशन थी पोस्ट 2018, तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी बहुत बड़े पैमाने पर। ओके, तो यहाँ पर दूसरा पोस्ट 2020, तो अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस ही आए हैं, तो पैंडेमिक के चलते फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं। तो पोस्ट 2020 के बाद में तो यहाँ पर जो सिचुएशन अभी बनी है, ओके, 4 साल पहले 2008 के बाद 2020 के बाद, तो उससे यहाँ पर कम यहाँ पर ना कंपैरिजन में अगर कम लाइकली यहाँ पर जो है इसको कंसीडर किया जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो बेसिकली यहाँ पर बात करें क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, आर एंड डी के ऊपर, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है अगर किसी देश की इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है तो। और इसी के अलावा बात कर रहे हैं कि मैसिव अमाउंट ऑफ मनी आर बीइंग स्पेंट टू रिवाइव देयर होम इकोनॉमीज विद लिमिटेड एपेटाइट फॉर सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, मतलब कि ज्यादातर अगर एडवांस इकोनॉमीज की भी बात करें तो वो अपने क्षेत्र के ऊपर ही फोकस कर रही हैं। और उनको कोई लेना देना नहीं है कि बाहर की कंट्रीज क्या करें। तो वो फोकस कर, जैसे मैं अभी बात करूं वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो अमेरिका अभी तक जो है ना जितनी भी वैक्सीन उसने इंपोर्ट की हैं भारत बाहर से या खुद से मैन्युफैक्चर की है, तो एक डोज भी उसने बाहर एक्सपोर्ट नहीं की है अमेरिका ने। एक डोज भी उसने किसी भी गरीब देश को नहीं दी है। तो सारा सारा फोकस उसने किसके ऊपर किया, अपने देश के ऊपर।
लेकिन दूसरी ओर भारत की बात करें तो वो तो एक्सपोर्ट करते जा रहा है, यहाँ पर ग्रांट असिस्टेंस भी दे रहा है, मतलब फ्री में भी दे रहा है कुछ देशों को, यहाँ पर कमर्शियल टर्म में भी दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि अगर भारत के पास कुछ चीज है तो उसको यहाँ पर सपोर्ट भारत दे रहा है। लेकिन ज्यादातर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है वो अपना ही सोच रही है। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो आप आगे जो बात कर रहे हैं कि सम ऑफ द स्पेंडिंग इज इंडीड डायरेक्टेड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजीज दैट वुड एड क्लाइमेट चेंज। कुछ स्पेंडिंग आप जो ना आप टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी करो, ओके, जिसके तहत कि जो क्लाइमेट एक्शन जो ना वो भी हो सके, और जो है वो टेक्नोलॉजी को फिर शिफ्ट करो बाकी के जो देश है वहां पर भी, और जो कि वो भी यहाँ पर ना मुकाबला कर सके, तो क्लाइमेट जो चेंज है, जो बदलाव आ रहा है क्लाइमेट में, उसको रोक सके, क्लाइमेट एक्शन कर सके वो। ओके, तो गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन जो है यहाँ पर ज्यादातर वो क्या चाहती है कि जब भी इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में की जाए तो उनको एक अच्छी रिटर्न मिल जाए। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर भी ज्यादातर यही चाहता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर इतने बड़े पैमाने पर ये नहीं चाहता होता, गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादातर यही चाह रहा होता है कि काम बन जाए, यहाँ पर अच्छी चीज मिल जाए उनकी पॉपुलेशन को। तो अगर साफ हवा लेने को मिल जाए, पानी साफ पीने को मिल जाए, तो और क्या चाहिए। ओके, गवर्नमेंट की यहाँ पर इसी के ऊपर फोकस होता है। और इसी के चलते बात करें, द कॉस्ट बर्डन ऑफ क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज विल देयरफॉर रिमेन सेपरेटली ऑन इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। तो यहाँ पर जो खर्चा आएगा ना, कि जो क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को अपनाने में, तो यहाँ पर वो अलग रहेगा अगर भारत जैसी इकोनॉमीज की बात करें, डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें, और यहाँ पर अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो उनके लिए अलग रहेगा। तो खर्चा अलग अलग क्यों रहेगा? क्योंकि इनोवेशन में जो देश इनोवेशन में यहाँ पर फोकस करेगा ना, तो उसी को यहाँ पर सस्ता रिटर्न, अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ओके, तो वही बड़े पैमाने पर जो है फिर आगे बेचेगा दूसरी कंट्रीज को कि ये देखो मेरी इनोवेशन है। अगर खरीदनी है टेक्नोलॉजी तो फिर दाम दाम रखो, जितना दाम दोगे उस हिसाब से आप खरीद लोगे। ओके, तो ये चीज रहती है। जैसे राफेल विमानों की आप एग्जांपल ले लो, तो राफेल विमान दसाल्ट यहाँ पर कंपनी है फ्रांस की जिसने बनाए, तो भारत के सामने ऑप्शंस थी। अमेरिका से भी भारत ले सकता था, फ्रांस से भी ले सकता था, और रशिया से भी ले सकता था। भारत ने फ्रांस से परचेज की, फ्रांस के साथ फ्रेंडली रिलेशन भी बना, और यहाँ पर परचेज भी हुई। तो परचेज क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो इनोवेशन हमारे यहाँ पर नहीं है, हम कर ही नहीं पाए। ओके, जितने भी हमने विमान अभी तक बनाए हैं, तो इतने बड़े विमान बना ही नहीं पाए, इतने यहाँ पर तेज तर्रार विमान बना ही नहीं पाए जितने फ्रांस बना गया, जितने यहाँ पर अमेरिका बना गया। और जब इनोवेशन खुद से ना हो तब यहाँ पर चीजें खरीदनी पड़ती हैं दूसरे मुल्कों से। और आखिर में बात करें कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, ओके, तो यहाँ पर इंडिया अच्छा काम कर सकता है अगर क्लाइमेट नेगोशिएशंस के मामले में अगर हम बात करें। जैसे जैसे अगर बात करें कि नेट जीरो है, ओके, मतलब कि नेट जीरो एमिशन करनी है 2050 तक। दुनिया के सभी मुल्कों ने तकरीबन ये टारगेट रखा हुआ है कि 2050 तक नेट जीरो एमिशन हमारी हमारी इकोनॉमीज में होगा। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि नॉट कमिट टू नेट जीरो आइदर बाय 2050 और 2060। ओके, तो यहाँ पर 2050 एडवांस्ड इकोनॉमीज का टारगेट है, और 2060 चाइना का टारगेट है। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि इंडिया नीड्स टाइम एंड स्पेस टू बिकम रिच विद a judicious mix of the new and old। मतलब पुरानी जो चीजें हैं और जो नई टेक्नोलॉजी की चीजें, दोनों को मिक्स करके इंडिया, यहाँ पर इंडिया को समय चाहिए आगे बढ़ने के लिए, इस अदारे में अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, तो यहाँ पर वो ऐसी इकोनॉमीज है कि मतलब जो सब्सिडाइज कर सकती हैं चीजों को। यहाँ पर जो इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन है, तो वहां पर सस्ते दामों पर यहाँ पर ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकती हैं भारत को, और जिससे कि भारत का फायदा हो, क्योंकि भारत ऑलरेडी बहुत ही ना बहुत उत्साह के तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में कैसे आगे बढ़े, और जीरो एमिशन के टारगेट के हिसाब से कैसे आगे बढ़े। तो अगर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज जिनके पास टेक्नोलॉजीज है, तो उनको सस्ते दामों पर यहाँ पर भारत को वो प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, तो जो राइटर है वो है चीफ इकोनॉमिस्ट वेदांता के। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 5 की। तो यहाँ पर बात करें, वेल ग्रूम्ड वेल ब्रीड हाई ऑडिट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विल इन्वेस्ट कंपनीज विद हाई क्रेडिबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो देखो, जिस तरीके से जितने बढ़िया तरीके का क्वालिटी ऑडिट होगा ना, तो उतने बढ़िया तरीके से उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आएगी। देखो, हर एक कंपनी की अपनी अपनी ऑडिट होती है, जिसमें ये चीज पता चलती है कि कितने काबिल है कोई कंपनी, कितना यहाँ पर एक्चुअल में उसका एसेट साइज है। ओके, तो उसका बकायदा ऑडिट होता है, मतलब पता चलता है कि कितने यहाँ पर लाख करोड़ के हिसाब से वो काम कर रही है, कितना इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से उसका यहाँ पर ग्रो करने के चांसेस है। तो इससे अगर ये चीजें रहेंगी ना, अगर अच्छी क्वालिटी का ऑडिट होगा, फिर अच्छे पैमाने पर कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकेंगी, और यहाँ पर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आ सकेगी, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जागेगा कि हाँ भी इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करो। इसका अभी हाल ही में ऑडिट हुआ था, और जिससे पता चला कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, और ये भी पता चला कि अगर इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा।
ओके, तो इसके ये सब चीजें क्यों मुमकिन हुई है? ये मुमकिन हुई कि अच्छा ऑडिट हुआ। अभी इसी के चलते में यहाँ पर पूरा आर्टिकल जो है ना, ये अभी बात की जा रही है। तो स्टार्टिंग में बात करें कि दिसंबर 2020 में जो नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उसके जो चेयरमैन है आर श्रीधरन, तो उन्होंने अपना एक व्यू रखा। और व्यू रखने के जब अपना व्यू रख रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर 1896 में यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया था जज हेनरी लोब्स के द्वारा। ओके, तो वो ऑडिटर के ऊपर ही दिया गया, तो उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बात कही। तो उन्होंने कहा कि जो ऑडिटर होता है वो एक तरीके से वॉचडॉग होता है, मतलब निगरानी करने वाला जो कुत्ता होता है ना। तो यहाँ पर सिंपल हम वर्ड वॉचडॉग उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, निगरानी भी कह सकते हैं। ओके, तो निगरानी करने वाला कुत्ता भी कह सकते हो। तो ये ऑडिटर का मतलब ये होता है। ओके, मतलब कि अच्छे तरीके से निगरानी करके रखिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, क्या पैसे में कोई धांधली तो नहीं हुई, या फिर कोई ऐसा मतलब इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर ली प्रमोटर ने कि पैसा अपने पास ही रख लिया और यहाँ पर चूना लगा दिया इन्वेस्टर्स को। तो ये सब चीजें यहाँ पर ऑडिटर की यहाँ पर जो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जा रही है कि एक तरीके से वॉचडॉग का काम करता है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं बट नॉट ए ब्लड हाउंड। ओके, तो यहाँ पर कि ये कोई ब्लड हाउंड नहीं है। ब्लड हाउंड का मतलब होता है खोजी कुत्ता, मतलब जो कि जैसे हमारी फोर्सेस कोई कुत्तों को ये इस्तेमाल करती है कि जिस तरह यहाँ पर मेन पर्पस यही होता है कि आइडेंटिफाई करो। ओके, मतलब कि कौन सा बंदा कहाँ पर छिपा है, तो इसलिए यहाँ पर खोजी कुत्तों का एक दस्ता छोड़ा जाता है, फिर वो ढूंढ कर दिखाते। तो ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा खोजी कुत्ता नहीं होता है ऑडिटर, तो ये सिर्फ एक इसका काम वॉचडॉग होता है, निगरानी करना होता है। ओके, तो ये इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेंगे, ये सीरियस मिसकंसेप्शन जो है ना बनाई हुई है। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम इसको कह दें कि बट नॉट ए ब्लड हाउंड टू बी ए सीरियस मिसकंसेप्शन, तो ये यहाँ पर गलत धारणा है। ओके, तो ये इसी स्टेटमेंट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये आउटडेटेड हो चुकी है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस जो है ना ऑडिटर के रोल में आ चुके हैं। ओके, एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत बदल चुकी हैं ऑडिटर से। अगर हम चाहें कि ऑडिटिंग प्रोफेशन में कि ऑडिटर से हमें क्या क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, तो सब चीजें बदल चुकी हैं। तो मार्च 2021 में बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनके जो प्रेसिडेंट है निहार जम्बूसरिया, तो वो यहाँ पर बात करें कि ऑडिटर्स जो होते हैं, तो वो वॉच डॉग्स भी होते हैं, तो यहाँ पर स्निफर डॉग्स भी होते हैं। स्निफर डॉग्स यहाँ पर जो सूंघने वाले कुत्ते, ओके, मतलब जो चीजों को सूंघ कर मतलब आइडेंटिफाई करके बताते हैं कि ये चीज है। ओके, तो ये चीज है, तो ये दोनों का काम करते हैं। ओके, तो जो पुरानी जो परसेप्शंस है उनको चेंज करते हुए जो है ना आगे बढ़ा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो लॉब्स जो है, जो मतलब जज हेनरी लॉब्स थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु अपॉइंटेड हिम, जिसने उस जिन्होंने भी उसको अपॉइंट किया है, तो उनका यहाँ पर इंटरेस्ट उसको प्रोटेक्ट करके चलना ये दायित्व बनता है ऑडिटर का। ओके, बट ही वुड प्रिज्यूम दैट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी आर ऑनेस्ट and would rely on their statements. The auditor should investigate thoroughly, but is also not expected to be suspicious mind. ओके, तो कहने का मतलब कि इस तरीके से भी आगे बढ़ना है। यहाँ पर कंपनी के जो भी नौकर हैं, तो वो ईमानदार है, ईमानदारी से काम करे, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है एक ऑडिटर को। ओके, जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं लिखकर कि हमारे यहाँ पर इतना ही यहाँ पर धन है, तो वो बिल्कुल स्टेटमेंट सही रहे। ओके, तो ऑडिटर सब चीजों को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करे थॉरोली, मतलब एक एक चीज को अच्छे से पकड़ कर इन्वेस्टिगेट करे, तो ये ऑडिटर का काम है। ओके, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक शकी मिजाज के तौर पर जो बंदे काम करते हैं ना उस तरीके से काम करें, मतलब संदेहजनक, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा यहाँ पर एनवायरमेंट बनाकर काम करें। तो उनका काम भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना, तो थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें। और आगे बात करें हैं टेक द स्मेल टेस्ट। तो ऑडिट की अगर हम बात करें, तो ये वर्ड डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है ऑडायर। तो ऑडायर का मतलब होता है सुनना, टू हेयर। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कोई हेयरिंग एबिलिटी नहीं है, ये एक तरीके का स्मेल टेस्ट है। ये एक तरीके की एबिलिटी है कि किस तरीके से जो है ना ऑब्जर्व किया जाता है किसी भी ऑडिटर के द्वारा, मतलब जिस चीज के ऊपर फोकस करना है तो उसको वो कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर कंपनी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। ओके, तो जो कॉमन पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है एग्रीमेंट का, कि यहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर, जहाँ जितने भी कंपनीज के यहाँ पर जो प्रमोटर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं खासतौर पे, तो यहाँ पर वो यही चीज रहते हैं कि जो हमेशा यही बात कहते हैं कि जो ऑडिट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। जितनी ऑडिट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी किसी कंपनी के बारे में, इन्वेस्टर्स को उतना फायदा रहेगा। तो इसमें ऑडिटर्स भी एग्री करते हैं कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स है या जो इन्वेस्टर्स हैं। तो अभी क्वेश्चन यही उठाया जा रहा है कि यहाँ हम कैसे जो है ना ऑडिटिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो क्वेश्चन यही उठ रहा है, तो अभी इसी का जो सोल्यूशन है, आंसर जो है अभी आगे दिया जा रहा है। तो अभी पहली बात क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा कि रोल क्या होता है ऑडिट का। ओके, तो उसको समझना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अगर यहाँ पर एक कुत्तों का एक संसार है। ओके, तो यहाँ पर
अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं, जैसे यहाँ पर ब्लड हाउंड्स की बात करें, ओके, जो यहाँ पर खोजी दस्ता होता है कुत्तों का, या फिर वॉच डॉग्स की बात करें जो कि जिनका काम सिर्फ निगरानी करना है, ओके, और साथ ही साथ स्निफर डॉग जो मतलब सूंघते हैं, ओके। तो चौथी बात करें लैब डॉग्स और पूडल्स, ओके। तो लैब डॉग्स और पूडल्स ये यहाँ पर छोटी छोटी प्रजातियां होती हैं जिनका यहाँ पर ना तो काम इतना निगरानी का होता है, तो मतलब एक तरीके से पेट के तौर पर जिनको पाला जाता है, ओके। तो लैब डॉग्स और पूडल्स तो ऐसे यहाँ पर प्रजाति को ऐसे कहा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी एक्टिविस्ट होते हैं तो यहाँ पर हमेशा वो बे करते हैं किनके लिए, फॉर ब्लड, ओके। सो एक्टिविस्ट बेइंग फॉर ब्लड वुड ऑब्वियसली प्रेफर ब्लड होम्स, ओके। तो जो भी एक्टिविस्ट ये चाह रहे हैं कि मतलब सही तरीके से खोजबीन हो, और किसी भी चीज की खोजबीन हो, अगर किसी कंपनी की पूरी तरीके से यहाँ पर खोजबीन करनी है, क्या एक्चुअल सिनेरियो किसी कंपनी का, तो वो तो चाहेंगे कि यहाँ पर खोजी दस्ता वो लगाया जाए अच्छे से, ओके, मतलब जो खोजी दस्ते वाले जो कुत्ते हैं वो लगाए जाए यहाँ पर। और इसी के चलते आगे आगे बात करेंगे, जो ऑडिटिंग प्रोफेशन होता है वो ज्यादातर हैप्पी रहता है यहाँ पर वॉच डॉग्स के हिसाब से, मतलब कि जैसे जो निगरानी वाले कुत्ते होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के हिसाब से कि मतलब एक चौकीदार के पास बैठा दिया, बस उसने निगरानी रखनी है कि मतलब क्या चीज आई क्या चीज गई, बस ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मतलब कोई चीज उसने देखी कि वो चीज आई है जो गई है, तो फिर उसका काम किया जाए, तो वो भौंक देता है। ज्यादातर वो भौंकता ही है, वो काटता भी नहीं है, क्योंकि वॉच डॉग का यहाँ पर ये काम है। वो ज्यादातर जो ऑडिटिंग प्रोफेशन में लोग रहते हैं वो अपने आप को एज ए वॉच डॉग के तौर पर ही काम करना मतलब खुश समझते हैं, अपने आप को पसंद करते हैं कि इसी इसी तरीके से अगर हम काम करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगी, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि होपफुली रिमेम्बरिंग दैट इवन वॉच डॉग्स आर ऑन ओकेशन रिक्वायर्ड टू बार्क इफ नॉट बाइट, मतलब कि ये भी ध्यान में रखें बात की वो मतलब कोई एक ऐसा मौका ही आता है जब वो भौंकते हैं, ओके। तो या फिर वो मतलब सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं, तो ये सिचुएशन रहती है वॉच डॉग्स की। और आगे क्या बात करें, आगे बात करें कि ऐसी मैनेजमेंट्स कंपनी की ऐसी मैनेजमेंट्स जो चाह रही हैं कि अपने ही शेयर होल्डर्स का पैसा जो है, स्टेक होल्डर्स का पैसा जो है ना, अनक्वेश्चनेबली अनक्वेश्चनिंगली मतलब वो खा जाए, मतलब उन्हीं के हाथों से पैसा लेकर वो खा जाए, तो यहाँ पर कोई उनके ऊपर सवाल भी ना उठाए, तो वो चाहेंगे कि लैपटॉप्स जो है ना वो ऑडिट करें उनकी कंपनी का। तो लैपटॉप कहने का मतलब जो उन्हीं के पालतू हो जाएंगे, जो वो कहेंगे मैनेजमेंट वाले जिस तरीके से पैसा दे देंगे उसी तरीके से उन्हीं के हक में वो ऑडिट कर देंगे कंपनी का, कि आपकी कंपनी तो बहुत जबरदस्त है और मतलब आने वाले समय में काफी मुनाफा कमाएगी। धोखा दे दिया ना इन्वेस्टर्स को, तो जब इन्वेस्टर्स को धोखा दे दिया तो उन्हीं का पैसा हड़प करके मैनेजमेंट वाले भाग गए, ओके। बाद में इन्वेस्टर्स ढूंढते रह जाएंगे कि हमने तो यहाँ पर ऑडिट पे विश्वास किया था, तो ऑडिट निकला ही झूठा, ओके। तो ये चीजें भी हो जाती हैं, ओके। तो यहाँ पर मैनेजमेंट लैप डॉग्स के ऊपर विश्वास करती है जो उन्हीं के पालतू रहते हैं। और इसी के चलते बात की जा रही है कि मतलब ऑडिटर इस चक्कर में ऑडिटर ने सिर्फ और सिर्फ एक मतलब उसके पास ना एक चेहरा होता है, एक बैज होता है कि मैं ऑडिटर हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो उसने यहाँ पर मैनेजमेंट का यहाँ पर टैग जो है ना वो अपनाया होता है, तो उसी के हिसाब से वो काम करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बाकी के यहाँ पर जो पूडल्स, ये भी एक प्रजाति है कुत्तों की, मतलब कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, नहीं, जैसे जिस तरीके से उसको ऑडिट का पैसा मिल गया कि आपने इसके हक में ऑडिट करना है, तो वो कर देगा, ओके। तो ये देखो इसी सिचुएशन में अभी जो सब बातें हमने पढ़ी हैं समझी हैं, तो ये यही कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि अभी किस तरीके से जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर स्टेक होल्डर्स हैं, तो यहाँ पर वो मतलब सही पैमाने पर जो एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं ऑडिटर्स की, वो ऑडिटर जो भी यहाँ पर ऑडिट ट्रायल करेगा बिल्कुल सही करेगा कंपनी के बारे में, ओके। तो इसको कैसे सही किया जाए इस सिचुएशन को, तो अभी सबसे पहली बात करें कि जो स्टेटोरी जो प्रोविजंस है ना यहाँ पर ऑडिट ट्रायल के बारे में, तो यहाँ पर अगर ऑडिटर अगर कोई भी काम करना चाह रहा है, कोई भी रिपोर्ट उसने बनाई किसी कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर उसको वो रिपोर्ट जो है ना, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ओके, तो जो मतलब कि उस ऑडिटर के क्लाइंट भी हैं, तो उनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होगी, प्रेजेंट करनी होगी कि मैंने आपकी जिस जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया उस कंपनी के बारे में ये ऑडिट रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ओके। तो यहाँ पर वो जो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो भी उस रिपोर्ट को पढ़े, ओके। तो यहाँ पर रिपोर्ट उनको भी सबमिट करनी है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये वो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं ये वो लोग हैं यहाँ पर जो ना अपॉइंटमेंट करते हैं ऑडिटर्स की, ओके। मतलब फाइनली जो एंडोर्स करते हैं कि किस कौन से ऑडिटर को यहाँ पर अपॉइंट करना है किसी पर्टिकुलर कंपनी की यहाँ पर ऑडिट ट्रायल बनाने के लिए, ऑडिट करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिस के हिसाब से यहाँ पर बात करें तो ऐसा डिसीजन हार्डली लिया जाता है कहाँ पर, जो एजीएम्स होती हैं, तो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है ना, जब किसी भी कंपनी के बारे में, जैसे रिलायंस हो गया तो इनकी भी एजीएम होती है, हर साल एक एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। तो हर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना तो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, तो वहां पर जो बोर्ड मेंबर्स है वो बैठते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बैठते हैं, चेयरमैन बैठता है, तो आपस में बातचीत होती है। तो वहां पर भी ये बात करेंगे शेयर होल्डर्स जो है ना, तो उस समय पर भी यहाँ पर एक डिसीजन दिया जा सकता है, जो कि हार्डली दिया जाता है कि मतलब शेयर होल्डर्स जो है ना यहाँ पर उनको उनके सामने प्रेजेंट की जाए जो ऑडिट की रिपोर्ट हो। दूसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं
रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी। ओके, जो ऑडिट कमेटी बनाई जाती है तो इसका क्या रोल रहता है, तो इसके यहाँ पर इसका जो तजुर्बा निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी ये अनक्लियर है कि ये किसकी साइड पे रहते हैं। ओके, मतलब या तो ये ऑडिटर की यहाँ पर साथ में उसको सपोर्ट करते हैं, या फिर ये मैनेजमेंट को सपोर्ट सपोर्ट करते हैं। ये किसको सपोर्ट करते हैं, उसके भी ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क अभी तक है, अगर हम बात करें ऑडिट कमेटीज के बारे में। और इसी के चलते आगे बात करें कि ऑडिटर जो ऑडिटिंग एक्सरसाइज है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इनेबल करते हैं ऑडिट कमेटी को, कि यहाँ पर जो है टू कीप द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड एंड द कंपनी ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो इज ऑफन लॉस साइट ऑफ। मतलब इस तरीके से कैसे जो है मैनेजमेंट को भी, बोर्ड मेंबर्स को भी, कंपनी को भी, ओवरऑल कंपनी को भी किस तरीके से मतलब स्ट्रेट और नैरो एक रास्ते से यहाँ पर जो ना एक मतलब लेकर चलना है, इकट्ठे लेकर चलना है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है जो ऑडिट कमेटी होती है उनके बारे में। और इसी के चलते आगे बात करें कि अभी मतलब रेयर प्रैक्टिस हो चुकी है, लेकिन ये प्रैक्टिस थी ऑडिट कमेटीज की, कि ये क्या करती थी, ये सिफारिश करती थी ऑडिटर्स को कि यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन जो है, मॉडिफिकेशन जो है ना, जो भी ये रिपोर्ट बनाए, ओके, तो उनमें यहाँ पर वो इंक्लूड ना करें। ओके, कोई भी क्वालिफिकेशन किसी भी चीज के कंपनी के बारे में, जो भी ऑडिट ट्रायल बनेगा, जो मॉडिफिकेशन होगा वो ना करें। तो यहाँ पर इसको भी जो है ना एक जो भी नई रिपोर्ट बनाई जाएगी तो उसके तहत ये ना करें। तो इसको भी ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि ऐसी कंफ्यूजन रहती है कि प्रॉब्लम्स जो है ना क्रिएट कर दी जाती है ऑडिट कमेटी के द्वारा। तो ये मतलब किसके हक में काम कर रहे हैं, ये ऑडिटर्स के हक में काम कर रहे हैं या फिर मैनेजमेंट के हक के काम कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन इस तरीके से रहती है इनके बीच में। तो एक और तो इनका जो साइट है वो बहुत यहाँ पर कमजोर है, तंग है, ओके, स्ट्रेट है। ओके, दूसरी ओर जो है यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है। तो ये दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो यहाँ पर ऑडिट कमेटी की जो चेयर है, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, अगर इसके बारे में अगर अच्छे से हम समझना चाहें तो यहाँ पर ही और शी, यहाँ पर जो भी यहाँ पर ऑडिट कमेटी का यहाँ पर जो चेयर, जो इसको चेयर कर रहे हैं ना, उसने बहुत सारे यहाँ पर घंटे लगते हैं, बहुत सारा समय लगता है यहाँ पर, कि क्वालिटी टाइम उसका लगता है, जो भी वो जो है ऑडिटर के जब भी वो एंगेज होते हैं, जब भी बातचीत चल रही होती है। ओके, तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर बात करें कि दिस इज नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स एंड सेट इन मोशन करेक्टिव मेजर्स, बट आल्सो टू पुट प्रेशर ऑन ऑडिटर्स नॉट टू पुल देयर पंचेस एंड टू टेल इट एज इट इज। कहने का मतलब है, ये सभी जो बातचीत होती है, जो यहाँ पर जो ऑडिट ट्रायल के वक्त यहाँ पर जो ऑडिट कमेटी के जो भी ऑडिट कमेटी को चेयर कर रहा होता है, तो यहाँ पर जो भी घंटों तक जो यहाँ पर क्वालिटी टाइम है उसके द्वारा जो स्पेंड किया जाता है, ऑडिटर्स के साथ जो एंगेज किया जाता है, तो इसमें यहाँ पर ये चीज कही जाती है। तो ये जो कुछ कंसर्न्स होते हैं जिनको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो इसमें यही चीज होती है कि ऑडिटर्स के ऊपर यहाँ पर प्रेशर डाला जाता है कि जो आपको सही चीज लग रही है ना, जो कंपनी में जो चीज आपने पाई है, तो उसको हूबहू बताइए आप हमें मतलब संकोच मत करें कि मतलब जो चीज आपने ऑडिट करके जो कंपनी में आपको चीज लगी, तो आप ये मतलब उसको छिपाएं मत, जो एज इट इज चीज है वो हमको बताएं। तो ये यहाँ पर ऑडिट कमेटी का जो जो यहाँ पर चेयरपर्सन होता है, तो यहाँ पर उसका दायित्व रहता है। तो ये अगर कुछ कंपनीज में ये चीज पाई जाती है कि यहाँ पर जो ये जो ऑडिट कमेटी की चेयर है ना, तो मतलब सही तरीके से वो फंक्शन ही नहीं करती। यहाँ पर जो कन्वर्सेशंस होती हैं ऑडिटर के साथ, वो सही मतलब सही पैमाने पर कन्वर्सेशन से नहीं कर पाते वो। ओके, तो मतलब कि जो भी यहाँ पर जो मीटिंग होती है यहाँ पर ऑडिटर्स की, और यहाँ पर जो चेयर कर रहा होता है ऑडिट ऑडिट कमेटी को, तो वो अच्छे से आपस में बातचीत ही नहीं कर पाते, जिससे यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलता है, तो यहाँ वैल्यू डिस्ट्रॉइंग, मतलब जो वैल्यू के लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के लिए यहाँ पर ये मीटिंग रखी थी, तो वो उसके हिसाब से तो वो पहुंची ही नहीं उस वैल्यू के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर ऐसी मीटिंग जब होगी तो आने वाले समय में मीनिंगफुल कन्वर्सेशन निकल कर आएगी ऑडिटर के साथ, तो ये ऐसा तो फिर कुछ होगा ही नहीं। ओके, तो हुआ ही नहीं जब यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से जो जो यहाँ पर ऑडिट कमेटी को जो चेयर कर रहा था, तो उसने अपना रोल अदा नहीं किया। तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते आगे बात करें टेकिंग ऑफ क्वालिटी, तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर क्वालिटी ऑडिट चाहते हैं ना किसी कंपनी का, तो यहाँ पर जो बोर्ड है ना, जो बोर्ड होता है किसी कंपनी के मैनेजमेंट का, जहाँ पर बोर्ड मेंबर बैठते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और यहाँ पर ये भी बात करी जा रही है कि यहाँ पर उसका दायित्व यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसने यहाँ पर जो ऑडिट कमेटी है जो उसको चेयर करा उसका कॉन्फिडेंस हासिल करना है, साथ ही साथ उसने यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जो भी उसके सामने यहाँ पर चीज प्रेजेंट की गई ऑडिट कमेटी के द्वारा, तो यहाँ पर जो आउटकम निकल कर आ रहा है उस तरीके उसको मतलब किस तरीके से उसके साथ जो है ना कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करनी है। ओके, मतलब किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव एंगेज हो यहाँ पर वो जो बोर्ड मेंबर जो बोर्ड है, और किस तरीके से यहाँ पर उसको पढ़े। ओके, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टडी करने की बात करें कि जो मैनेजमेंट नोट्स है उनको भी, और जो यहाँ पर ऑडिटर के कमेंट आए हैं तो उनको सीरियसली पढ़ना है कि कंपनी में कंपनी का जो ऑडिट है, जो मतलब जो भी चीजें यहाँ पर जो भी सिनेरियो है पैसे के, जो भी
लेना देना है तो वो क्या बिल्कुल सही है? तो जो ऑडिटर के जो कमेंट है उसको भी सीरियसली पढ़ना है। और जो मैनेजमेंट कह रही है ना कि हमारे पास इतना पर्याप्त पैसा है, जहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का पैसा है हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये प्रॉपर तरीके से उनको भी पढ़ना है। तो यहाँ पर जो ऑडिटर बोलेगा कि क्या सही मायने में मैनेजमेंट ने वहीं पर पैसा लगाया हुआ है, तो ये भी चीज पढ़नी है। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर ये चीज कर रहे हैं कि यहाँ पर इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड करें, चाहे वो ऑडिटर है, ओके, चाहे यहाँ पर जो ऑडिट कमेटी है वो, ओके। तो ये दोनों का हमें यहाँ पर समझना, तो ये भी चीज समझने की कोशिश करनी है कि जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज की जा रही है ऑडिटर के द्वारा या फिर जो ऑडिट कमेटी है उसके द्वारा, तो यहाँ पर क्या कुछ छिपाने की यहाँ पर कोशिश तो नहीं की जा रही। ओके, जो यहाँ पर एक्चुअल में जो विचार थे ऑडिटर के, तो क्या फिर उनको यहाँ पर एक साइड तो नहीं लगा दिया गया। ओके, तो ये चीज समझनी है, तो यहाँ पर बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इसके अलावा बात करें जो शेयर होल्डर्स है ना, तो वो भी ब्लेमलेस नहीं है इस मैटर में। ओके, उनके ऊपर भी दोष आ सकता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर कोई भी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, मतलब ऑन द काउंट्स ऑफ इनएबिलिटी, मतलब कि इनएबिलिटी अगर लगे कि यहाँ पर ऑडिटर ने सही तरीके से काम नहीं किया, तो शेयर होल्डर्स भी वहां पर क्वेश्चन उठा सकते हैं। ओके, तो ज्यादातर होता क्या है कि यहाँ पर जो भी एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स ज्यादातर उसको पॉइंट आउट नहीं करते। ओके, तो ये उनका भी ब्लेम यहाँ पर रह जाता है कि उनको भी ब्लेम करना है जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ ऑडिट में कुछ ना कुछ गलती निकल सकती है। और इसी के चलते आगे बात करें कि हम यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिट है ना, उसका भी रोल, उसको जो भी हम यहाँ पर साइडलाइन नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम यहाँ पर क्वालिटी ऑफ ऑडिट की बात करें, तो कंपनी यहाँ पर खुद से एक अपना जो इंटरनल ऑडिट करवा के रख रही है, या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं अपना खुद से उस कंपनी का इंटरनल ऑडिट करके रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जब भी यहाँ पर एक फाइनल ऑडिट होगा किसी कंपनी का, तो उसके साथ मैचिंग कर सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर अच्छा इंटरनल ऑडिट होगा, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना, उसको भी आप पकड़ सकोगे कि क्या सही हुआ है ऑडिट, तो यहाँ या फिर कुछ ना कुछ लूप होल्स देखने को मिला है। तो इसी के चलते जो इंटरनल ऑडिट है, वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको इसको ड्रॉप किया जाता है, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट जो है और यहाँ पर जो है ना बढ़ सकता है, किसी भी कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, शेयर होल्डर्स के बारे में। और इसके बाद आखिर में बात करें कि जो ऑडिटिंग है ना, तो अगर हम इसको इसके बिहाफ पर भी छोड़ते हैं, तो यहाँ पर ऑडिटिंग एश्योर करती है कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो है ना किसी श्रिंकिंग स्पेस में रह रहे हैं, जिस जहाँ पर कुछ चीजें हमें हमें स्वीकार है और कुछ नहीं है, और यहाँ पर क्या क्या खुलासे जो है हो सकते हैं उस यहाँ पर स्पेस के अंतर्गत, यहाँ पर वो चीज जहाँ पर ऑडिटिंग अच्छी तरीके से हमें बता पाती है। और यहाँ पर जिस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन होता है सेंटेंसेस का, मतलब जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल होता है ना किसी भी एनुअल रिपोर्ट जो कि ऑडिटर के द्वारा बनाई जाती है, तो वो एक तरह का एविडेंस होता है। ओके, तो जो मतलब कि उस मैकेनिज्म के बारे में दर्शाता है, मतलब किस तरीके से वो रिपोर्ट बनाई गई है, क्या मतलब उसमें क्या किसी का इन्फ्लुएंस हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या किसी तरीके से जो ऑडिट कमेटी है उसने कोई इन्फ्लुएंस किया है, मतलब कोई भी किसी तरीके का क्या उसके अपने पर्सनल सुझाव है ऑडिटर की, या फिर इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप हुआ है। ओके, तो ये जो एनुअल रिपोर्ट की जो सेंटेंसेस होती है, तो उससे भी हमें पता चल सकता है। तो यहाँ पर उसके स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं। ओके, साथ ही साथ आगे बात कर रहे हैं कि इसी चीज को आगे अगर कंटिन्यू करें, अगर यहाँ पर किसी अच्छे प्रोफेशन के तौर पर हम इसको आगे लेते हैं, तो यहाँ पर अगर इसकी एनिबिलिटी होती है कि मतलब वो मेजर लैब्स यहाँ पर ना फाइंड आउट कर सके, तो यहाँ पर फिर दिक्कत आती है। ओके, तो इसी चक्कर में बात करें कि अगर हम यहाँ पर हाफ ईयर, ओके, तो यहाँ ईयर एंड और हाफ ईयरली ऑडिट करते हैं ना, तो वो अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छी एक्सरसाइज वो नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर अगर अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, तो जो अच्छा अगर हमने कोई ऑडिट करना है, तो यहाँ पर फुल ईयर करो, और जिस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा जितना भी समय लगता है ना उतना समय लगाओ, और अच्छे तरीके से छानबीन करो प्रोफेशनल तरीके से। और यहाँ पर अच्छे तरीके से जो ऑडिटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा कि एक्चुअल में ऑडिटर क्या कहना चाह रहा है। ओके, मतलब किसी की मिली भुगत नहीं वहां पर हमने बतानी है, जो ऑडिटर का यहाँ पर जो एक्चुअल जो बातें निकल कर आ रही कि कंपनी की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो उसके बारे में हमने जानना है। ओके, तो अगर हम हाई क्वालिटी ऑडिट के ऊपर फोकस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर टेंडेंसी है, और भी जो कॉर्पोरेट एंटाइटीज है उनके पास टेंडेंसी है, योग्यता है कि वो यहाँ पर क्वेश्चन कर सके और यहाँ पर ये ढूंढ सके कि कहाँ पर चूक हुई है। ओके, उसको बाद में सही कर सके। ओके, और इसी अल्टीमेट एनालिसिस में बात कर रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑडिटरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर इसी 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 के चलते फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है कंपनीज में। ओके, तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी, ओके, भरोसे योग्यता हम यहाँ पर प्रदान करते हैं इन्वेस्टर्स को, कि जो हायर इन्वेस्टर्स हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यहाँ पर एक तरीके से रिवार्ड के तौर पर हमें यहाँ पर मिलता है। ओके, मतलब रिवार्ड ही मिलता है स्टेक होल्डर्स को, जो शेयर होल्डर्स हैं, कि मतलब कि हमने जहां पर इन्वेस्ट किया है ना, तो अच्छी अच्छी खासी कंपनी है।
ओके, तो यहाँ पर अगर सही तरीके से गुड क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं तो इसका काफी फायदा जो है रहने वाला है हमारी कंपनीज को। जो राइटर है वो फॉर्मर चेयरपर्सन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। और आगे न्यूज है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर जो कोवैक्सीन है, तो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक बना रही है, तो ये भी प्राइवेट कंपनी है भारत की। तो इसकी खुद खुद की डेवलप की हुई है वैक्सीन है, आईसीएमआर के साथ मिलकर उन्होंने बनाई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर। तो कोवैक्सीन अभी ये 12 मिलियन डोजेस जो है ना, एक महीने के हिसाब से बनानी शुरू कर देंगे बाई जुलाई मंथ। ओके, मतलब अभी ये कैपेसिटी बढ़ाएंगे अपनी। और दूसरी ओर जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भी ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का। तो यहाँ पर ये भी रैंप अप करेंगे अपनी कोविशील्ड कैपेसिटी को। तो ये जो वैक्सीन बनाते हैं इसका नाम कोविशील्ड है। ओके, फॉर्मूला जो है ना ये एस्ट्राजेनेका का फॉर्मूला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसको कि भारत में जब ये बना रहे तो इसको नाम कोविशील्ड दिया गया है। तो ये इसकी रिसर्च जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, लेकिन कोवैक्सीन की रिसर्च भारत बायोटेक की अपनी है। ओके, तो अभी ये भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, 110 मिलियन जो है वैक्सीन बनाएंगे एक महीने के हिसाब से, जून महीने से अपनी ये कैपेसिटी बढ़ा देंगे। तो अभी भारत बायोटेक वाले जो है ना वो 150 करोड़ की मांग कर रहे हैं भारत सरकार से। यहाँ पर 75 करोड़ मांग रहे हैं कि हमने यहाँ पर हैदराबाद और जो बेंगलुरु में जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं उसके तहत हमें यहाँ पर फंडिंग की कमी है, वो मिले। देखो अभी जो भी वैक्सीन लग रही है ना, जो फ्री में वैक्सीन लग रही है, तो भारत सरकार खुद से पैसे दे रही है। तो दो ही वैक्सीन लग रही है, एक कोवैक्सीन लग रही है, दूसरी कोविशील्ड। और एक को बना रहा है भारत बायोटेक, दूसरे को बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो दोनों को पैसे दे रही है भारत सरकार। ओके, तो अभी ये पैसे मांग रहे हैं खुद से कि अभी हमें फंडिंग जारी कर दो। ओके, तो कंपनी जो है भारत बायोटेक जो है अभी और एडिशनल लाइन जो है ना अभी कैपेसिटी लगाएगी। और यहाँ पर 500 मिलियन डोजेज जो है अभी एनुअली यहाँ पर हर एक साल के हिसाब से यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगी। और बल्क प्रोडक्शन जो है बनाना शुरू करेगी अपने बेंगलुरु वाले प्लांट में। और दूसरी ओर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है 3,000 करोड़ की मांग कर रहा है। तो गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि आप हम अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाह रहे हो तो पैसे प्रोवाइड कीजिए। और सीरम जो है ना अभी उसने नीति आयोग को भी लिखा है कि 1,000 करोड़ रुपया जो है वो उनको प्रोवाइड करे टू सेटअप द डेडिकेटेड कोविशील्ड फैसिलिटी। ओके, तो यहाँ पर कोविशील्ड की जो दवाइयां हैं वो कैसे कितने बड़े पैमाने पर हम बनाए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो अभी संडे को नए केसेस निकल कर आए 1,70,000, वैक्सीनेशन हुई 2.7 मिलियन लोगों की। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि भारत अभी ना जो ईरान का शबार पोर्ट है ना, तो वहां पर एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहा है। तो देखो जो ईरान का शबार पोर्ट बनाया गया है ना, तो वो भारत की ही देन है, भारत की ही सपोर्ट से बना है। ओके, तो अभी उसको और एक्सपेंशन जो है करने जा रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर जो हमारे यूनियन शिपिंग मिनिस्टर है जिनका नाम है मनसुख मांडविया, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो अभी वो विजिट करेंगे बड़ी जल्दी जो शबार का पोर्ट कम्प्लेक्स है, तो ईरान में पड़ता है ये शबार पोर्ट। ओके, तो अभी यहाँ पर ना कुछ क्रेन फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ओके, तो यहाँ पर दो सिमिलर क्रेन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएंगी, जिनका की मतलब टोटल जो वैल्यूएशन $25 मिलियन के आसपास का है। यहाँ पर देखो जब भी पोर्ट बनता है ना, तो वहां पर क्रेन्स लगाई जाती है, ताकि जो कि जो शिप्स में से जो माल उतारना है ना, उस माल को उतार कर पोर्ट पे रखा जाए, या फिर पोर्ट से माल उठाकर शिप्स पे रखा जाए। तो वहां पर क्रेन्स का इस्तेमाल होता है। तो लेकिन इसके अलावा आगे बात करते हैं आईएनएसटीसी की। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ना एक बूस्ट मिल सकता है अगर शबार पोर्ट के ऊपर अच्छा खासा फोकस भारत सरकार करती है। तो ये आईएनएसटीसी क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये 7200 किलोमीटर लंबा जो है ना मल्टी मोड नेटवर्क है, जहां पर शिपिंग भी होगी, जहां पर रेल नेटवर्क भी होगा, जहां पर रोड नेटवर्क भी होगा। तो यहाँ पर कोई भी सामान जो है मूव करेगा इंडिया से, ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, तो ये सभी जगह से घूमते हुए हम रशिया तक अपना माल पहुंचाएंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसी कॉरिडोर का यही है कि यहाँ पर ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ानी है बिटवीन द मेजर सिटीज सच एज मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदराबास। तो ये भी पोर्ट है, बंदराबास ये भी ईरान का दूसरा पोर्ट है। ओके, और इसके अलावा आ गया अस्तरखान, ओके, बंदर अंजाली। तो ये अलग अलग देशों के अलग अलग बड़े शहर हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में है स्टैंडर्ड रूट, मतलब कि अगर मुंबई पोर्ट से हम मॉस्को तक, अगर सेंट पीटर्सबर्ग तक अगर हम जाते हैं ना, सेंट पीटर्सबर्ग सबसे बड़ा शहर है रशिया का। ओके, मॉस्को जो है वो कैपिटल है रशिया की। तो अगर यहाँ तक अप्रोच करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं अरेबियन सी से वाया रेड सी होते हुए मेडिटेरियन सी में पहुंचते हैं, फिर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को क्रॉस करते हुए नॉर्थ सी में पहुंचते हैं। फिर आगे जाते हुए जो है नॉर्थ सी के आगे और जाते हुए हम जहाँ पर जो है यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचते हैं। तो ये बाल्टिक सी आ जाता है जहां पर हम प्रवेश करते हैं, फिर सेंट पीटर्सबर्ग तक हमारी अप्रोच होती है। अभी का ये रूट है। अभी जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको रेड कलर में शो किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो मुंबई से शुरू होंगे,
ये बंदर अब्बास पोर्ट ईरान का ही है। ओके, तो इसके पास में ही यहाँ पर ये अगर बंदर बंदर अब्बास पोर्ट यहाँ पर है ना, तो शबार पोर्ट यहाँ पर पड़ रहा है। ओके, थोड़ा सा पीछे है। तो अगर उसकी भी कनेक्टिविटी इसके साथ हो जाती है तो और बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये इधर से बंदर अब्बास पोर्ट तक, फिर यहाँ पर जो है रेलवे नेटवर्क हो सकता है, यहाँ पर रोड नेटवर्क भी हो सकता है। फिर ये कैस्पियन सी आ गया, फिर ये बाकू शहर है। ओके, तो ये इसके अलावा आगे जाएं। ओके, तो इसके अलावा ये अस्तरखान आ गया। तो ये कौन से देश की यहाँ पर शहर है अस्तरखान? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देश का नक्शा यहाँ पर बना हुआ है, फिर भी आंसर करें। फिर आगे मॉस्को, फिर आगे सेंट पीटर्सबर्ग। तो इस तरीके से अप्रोच बढ़ेगी आगे। तो इसको देखिए, ये भारत है। ओके, तो ये अरेबियन सी है सारा। और ये देखिए, ये पाकिस्तान है यहाँ तक। ओके, ये यहाँ कराची आ गया, ये हैदराबाद, ये भी पाकिस्तान का शहर है इधर। तो ये देखो, ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर इधर खत्म होता है, तो ये इधर के बिल्कुल पास ही है जहां पर भारत की मदद से शबार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। ओके, तो ये शबार पोर्ट है। तो इधर वाली साइड ये गल्फ ऑफ अमान आ गया। ओके, तो ये आपको रीजन कुछ पता होने चाहिए। तो ये गल्फ ऑफ ओमान से ही जो है ना, ये आगे जो पर्शियन गल्फ आ जाए, तो यहाँ पर आगे रास्ता बंद है। ओके, लेकिन जो अभी हम अप्रोच करते हैं ना, तो ये यहाँ से होती है, मुंबई से लेकर ये गल्फ ऑफ एडन से होते हुए ये रेड सी में जाते हैं। फिर रेड सी जो मेडिटेरियन सी में घुसते हैं। उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से होते हुए, ओके, तो फिर यहाँ से नॉर्थ सी में जाते हुए घूम के फिर यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग तक वहां पर ही अप्रोच करते हैं। ओके, तो ये शबार पोर्ट है जिसके ऊपर की ये पूरी लोकेशन है इसकी। तो इसके आसपास ही यहाँ पर ग्वादर पोर्ट आता है। ओके, जो पाकिस्तान में डेवलप किया जा रहा है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। ओके, तो इसी को काउंटर करने के लिए हमने शबार पोर्ट बनाया। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये ग्वादर पोर्ट है और ये शबार पोर्ट है। तो ये बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान का, तो कोई खास दूरी नहीं है। इसको चाइना डेवलप कर रहा है, इसको इंडिया डेवलप कर रहा है। और आगे न्यूज है कंपनीज वाले पेज में से। तो यहाँ पर देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने अभी अपोज किया है। भारत में कुल यहाँ पर 16 कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर ना पीएलआई स्कीम के तहत, जो कि मतलब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में जो काम कर रही है, कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना है, जिसमें से अभी ना 2020-21 में जो पीएलआई स्कीम लागू हुई थी, तो उन 16 कंपनीज में से सिर्फ एक ही कंपनी क्वालिफाई कर पाई पीएलआई स्कीम के तहत, जो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रही थी। वो कौन सी कंपनी थी? वो साउथ कोरिया की कंपनी थी, सैमसंग। ओके, तो उसने अपने 2020-21 में जो टारगेट रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि इतनी प्रोडक्शन आपने करनी है मोबाइल फोन्स की, तो उतनी उन्होंने कर ली भारत में। ओके, तो अभी वो एलिजिबल हो चुकी है, उनको पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव मिलेगा। ओके, तो अभी बाकी की जो कंपनियां बची है ना, बाकी की जो 15 कंपनियां बची हैं, तो वो कह रही हैं भारत सरकार से कि आप जो ये फिजिकल ईयर की जो टारगेट है ना पीएलआई स्कीम का, तो उसको आप जो है ना 2021-22 का कर दें। मतलब ये वाला जो अभी फिजिकल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो अभी 21-22 में जब जो जैसी परफॉर्मेंस होगी कंपनीज की, तो उस हिसाब से आप इंसेंटिव दें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अभी साफ मना कर दिया उन 15 कंपनीज को। उन्होंने कह दिया है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी एक कंपनी के लिए हम यहाँ पर अलग इंसेंटिव रखें और बाकी की कंपनी के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है टाइम फ्रेम रखें। तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो जो कंपनी क्वालिफाई कर गई है, तो अभी ये सैमसंग कर गई है, तो अभी इसको इसका जो बेनिफिट है, इंसेंटिव, वो मिलेगा इसको। ओके, तो बाकी अगर रह गई है पीछे, तो अपना खुद से देखें। तो यहाँ पर 2020-21 से ही ये पीएलआई स्कीम लगेगी यहाँ पर जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो। ओके, तो पिछले साल ही ये स्कीम लॉन्च की थी भारत सरकार ने पैंडेमिक के दौरान, कि मतलब बूस्ट निकले, अलग अलग सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। ओके, तो अभी जो बाकी जो कंपनीज है ना, ज्यादातर उसमें भारतीय कंपनीज आ जाती हैं जो हैंडसेट वगैरह बनाती हैं, जिसमें कुछ तो यहाँ पर एप्पल की यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, जैसे फॉक्सकॉन हो गया, विस्ट्रॉन हो गया, पेगाट्रॉन हो गया, ऑप्टिमस हो गया, डिक्सन, लावा, भगवती माइक्रोमैक्स, यूटीएल। ओके, तो ये सब चीजें, ये सब अलग अलग कंपनीज है जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करती है। तो इनका क्या कहना है इन 15 कंपनीज का? ये कह रही है कि अभी उन्होंने अपने प्लांट को रीलोकेट किया, मशीनरी को रीलोकेट किया, वीजा वगैरह नहीं मिले, जिसके चलते जो चाइनीज टेक्नीशियंस थे वो नहीं आ सके इनके यहाँ पर। ओके, तो कोविड में चलते लेट अप्रूवल मिली, जिसके तहत यहाँ पर ये डिले हो गया, तो ये मतलब टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। और आगे न्यूज है कोविड 19 इम्पैक्ट वाले पेज में। तो यहाँ पर जो भारत के टॉप वैक्सीन मेकर्स है ना, तो यहाँ पर भारत सरकार ने एक 900 करोड़ की गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम बनाई, जिसको जिसको कि यहाँ पर नाम दिया गया कोविड सुरक्षा फंड का। टोटल 900 करोड़ का फंड है। तो अभी जो भारत की टॉप वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से गुहार लगा रही है कि उनको यहाँ पर वो फंडिंग सपोर्ट दी जाए। तो अभी 100 करोड़ रुपया मिलेगा। ओके, जो यहाँ पर अलग अलग कंपनीज है जो वैक्सीन निर्माण कर रही है उनको। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल ई है और जो जिनोवा है, तो इनको भी ये 100 करोड़ का फंड यहाँ पर ना पहले राउंड में मिलेगा। तो एक हफ्ते में ये जो पैसा है, ये लॉन्च जो है दे दिया जाएगा इन अलग अलग वैक्सीन
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। और आगे न्यूज है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से, तो यहाँ पर न्यूज आ रही है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, मतलब कस्टमर्स का डाटा चोरी हुआ है। ये यहाँ पर अपस्टॉक्स के बारे में ये यहाँ पर खबर देखने देखने को मिली। तो अपस्टॉक्स क्या चीज है? तो अपस्टॉक्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म है। ओके, मतलब जो कि दलाली का मतलब जो काम करते हैं, मतलब कि पैसा ले लिया और कि अपने क्लाइंट्स की प्रॉपर एक नॉलेज रखी है, कि यहाँ पर उसकी लिस्ट बनाई जिसमें पूरी डिटेल रहती है उनको, मतलब कि जो कॉन्टैक्ट क्या है, इसके अलावा जो उनकी कस्टमर्स की डिटेलिंग वो सारी रहती है उनके पास। तो उसी में ये डाटा ब्रीच हुआ है, मतलब डाटा चोरी हुआ है। ओके, तो ये डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, मतलब कि जो स्टॉक्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर्स को। ओके, तो मतलब उसके रूप में ये अपना दलाली लेते हैं, जितना भी परसेंटेज होगा, जितना भी स्टॉक की वैल्यू होगी ना, उसका 1% या 2% जो है वो वैल्यू जो है दलाली लेते हैं। ओके, जिसको हम यहाँ पर दलाल बोलते हैं। तो ये वो उसकी फर्म है ये। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जिसके रिगार्डिंग अभी कुछ हफ्तों में ना डाटा ब्रीच पाया गया, जैसे नाइका हो गया, बिग बास्केट, डुंजो, एदुरिका, फ्रेश मेनू, जस्ट डायल, मोबीबिक, पेटीएम मॉल, व्हाइट हार्ट जूनियर, जोमेटो। तो इन सबका डाटा ब्रीच हुआ है अभी कुछ ही हफ्तों में। ये रिपोर्ट जो है पाई गई है। लगातार ये चीज बढ़ती जा रही है, तो ये इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। ओके, अगर डाटा ब्रीच होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी का थ्रेट है ये। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो वाले पेज में से, तो यहाँ पर भारत सरकार ने ना एक स्कीम निकाली थी, विवाद से विश्वास तक। मतलब कि जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया ना, तो उसको टाइम लिमिट दे दी कि अपना टैक्स डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कर लो। ओके, तो अभी टोटल जो केसेस पेंडिंग, डिस्प्यूट्स पेंडिंग है, वो 5,10,000 के आसपास है। ओके, तो जिसके तहत यहाँ पर अभी जो VSBS के तहत, मतलब विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो केस फाइल किए हैं, वो 1,48,000 के आसपास है। और इन्हीं केसेस में अभी तक जो है भारत सरकार 54,000 करोड़ का जो टैक्स है वो जुटा चुकी है। मतलब फायदा हुआ इस स्कीम का, सरकार को नुकसान नहीं हुआ। जब सरकार ने ये स्कीम चलाई थी, इंसेंटिव वगैरह देंगे कि अगर आप टाइमली मैनर पर अगर आप अपने टैक्स दे देते हो ना, अगर जो लेट भी हो गए अगर टैक्स दे देते हैं दोबारा से, तो उनके ऊपर जो जुर्माना लगना था, ओके, तो जो यहाँ पर कुछ भी होना था, फाइन वगैरह लगना था, तो वो नहीं नहीं लगाया गया। ओके, जिसके तहत यहाँ पर जिनका भी इनकम टैक्स बचता था या दूसरा टैक्स बचता था, वो उन्होंने अभी अपना वापस कर दिया, टैक्स दे दिया है भारत सरकार को। लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो अभी सिर्फ उसका 1/3 ही जो है ना, वो भी सॉल्व हो चुका है वाया BSPS। और आगे न्यूज है डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से, तो यहाँ पर काफी बढ़िया न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हवा में एक मैजिक है अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी पिछले हफ्ते में ना, एक हफ्ते में ही हमने 6 नए यूनिकॉर्न जनरेट कर दिए हैं। तो यूनिकॉर्न कहने का मतलब है कि एक वो कंपनी जिसकी जो वैल्यूएशन है ना, वो 1 बिलियन US डॉलर से एक्सीड कर चुकी है। ओके, तो अभी उसकी वैल्यू, जिस भी कंपनी की वैल्यू, जिस भी स्टार्टअप की वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से एक्सीड कर गई, हम उसको यूनिकॉर्न का टैग देते हैं। अगर 10 बिलियन डॉलर की यहाँ पर वैल्यू एक्सीड कर गई, तो हम उसको सुपर यूनिकॉर्न भी बोलते हैं। तो अभी पिछले हफ्ते हमने 6 नए यूनिकॉर्न जोड़े हैं भारत की इकोनॉमी में। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो रहा है इन स्टार्टअप्स में, वो रहा है टाइगर ग्लोबल। ओके, टाइगर ग्लोबल। तो यहाँ पर लिखा गया है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ओके, तो मतलब जैसे वो नहीं होता जोनी जोनी यस पापा यस पापा, तो बिल्कुल उसी तरीके से यह बात कही जाएगी कि मतलब टाइगर ग्लोबल ने ही बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की है ज्यादातर जो भारत के स्टार्टअप्स हैं उनमें। तो यहाँ पर जो अभी कुल जो 6 यूनिकॉर्न्स निकल कर आए ना, उनमें से 4 यूनिकॉर्न्स को टाइगर टाइगर ग्लोबल ने ही इन्वेस्टमेंट की हुई है। और यहाँ पर ओवरऑल जो इंडियन स्टार्टअप्स उन्होंने $2.6 बिलियन जो है अभी रेस किए हैं। 21 डील्स हुई हैं अभी तक, 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच में। तो एक ही हफ्ते में 21 डील हुई हैं और इतना पैसा जुटा लिया गया है। तो ये एक लिस्ट है, इसके बारे में देख लो यूनिकॉर्न कौन कौन सा बना है। तो यहाँ पर देखो डिजिट करके एक यहाँ पर एक कंपनी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा ये अप्रैल का महीना देखो। ओके, अप्रैल 5 से लेकर अप्रैल 8 तक देखो, तो ये देखो मीशो, क्रेड, फार्मेसी, ग्रो, शेयर चैट, गपशप, तो ये सभी की सभी वैल्यूएशन इनकी 1 बिलियन डॉलर से एक्सीड कर चुकी है। और इस साइड पे यहाँ पर इनका सेक्टर लिखा हुआ है कि कौन कौन से सेक्टर में ये काम कर रही है। और अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉमोडिटी मनी। तो कॉमोडिटी मनी क्या होती है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं द प्रोडक्ट्स बीइंग यूज्ड एज द मीन्स ऑफ पेमेंट as in the traditional barter system. Such practices take place generally when the confidence in money has fallen down. तो कहने का मतलब जैसे रुपया, जैसे हमारी रुपया करेंसी है, तो उसमें व्यापार चलता है हमारे देश में। तो अगर किसी एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया में सपोज करो, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, ओके, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर या फिर ये भी कह लो कि यहाँ पर जो नुकसान है, मतलब डेप्रिसिएशन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया, वेर एंड टेयर जो है कंपनी के जो एसेट्स की बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई,
तो ये भी एक रीजन है कि महंगाई बढ़ गई, तो तब यहाँ पर मनी को जो ना वो यूज नहीं कर रहे हैं, कि मतलब उससे यहाँ पर लग रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है पैसे के ऊपर आम जनता का। तो आम जनता किसकी ओर रुख करी, जैसे पहले होता था बार्टर सिस्टम्स में, मतलब कि आप मेरे से एक प्रोडक्ट ले लो तो दूसरी प्रोडक्ट जो मुझे आपसे चाहिए तो वो आप मुझे दे दो। ओके, तो ये चीज यहाँ पर जब यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को एज ए मनी हम यूज करना शुरू कर देते हैं, एज ए पेमेंट हम यूज करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बार्टर सिस्टम में होता था, तो बिल्कुल उसी को हम कहते हैं कॉमोडिटी मनी। तो कैसा लगा आज का आर्टिकल? अपना फीडबैक जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस लेक्चर को, लाइक करें, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर भी जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।